अच्छा जी मेरे बच्चों, आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? अच्छा जी, स्टार्ट करें हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से हम स्टार्ट लेते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पहले तो मुझे क्लास में बता दो, ऑनलाइन और जो फिजिकल बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो साइंस बैकग्राउंड है? अच्छा, गलत सवाल पूछ लिया। कॉमर्स वाले कितने? अच्छा, 7-8 लोग बस। अच्छा भाई, मैं ऐसे सोच के चलूंगा कि कॉमर्स वालों ने जो 2-2.5 साल अपने अकाउंटिंग में लगाए ना, अ, उसमें इंटरमीडिएट में, तो उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 0 कर दूंगा। ठीक है, दो उनको एक अच्छा लॉन्च पैड मिला होगा, उनको चीजें पता होंगी। लेकिन सर इसका इंट्रो जो है वो इवन बीकॉम का जो पेपर आता है ना, उससे भी कोई 4 गुना ज्यादा मुश्किल होता है। एक चीज दिमाग में रखना, इंट्रो का पेपर मुश्किल है, FAR 1 का पेपर आसान है। इंट्रो का पेपर मुश्किल है, FAR 1 का पेपर। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सर FAR 1 में जो चीजें ना वो स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फायदा ये होता है कि चीजें डिफाइंड होती हैं। आपको बताओ, एग्जामिनर ने जो चीज पूछी है ना, वो किस जगह से पूछी है, मुझे उसके हिसाब से जवाब देना है। इंट्रो में वो एक सवाल में 4-4 5-5 चीजें भी डाल देता है। ठीक है जी, लेकिन हाथ हल्का रखता है। जब चेकिंग होती है ना, उसमें हाथ हल्का होता है। ठीक है जी, और हाथ इतना हल्का होता है कि मतलब आप अगर आपको मैं एग्जाम में कमेंट्स पढ़ाऊं ना अभी, तो मेरिट आता है पता है कितने मार्क्स पे? गेस करो, मेरिट किस बच्चे को मिलता होगा, उसके कितने मार्क्स होते होंगे, कंसिडरिंग द डिफिकल्टी, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ आई कैप। एक जो आई कैप की परसेप्शन लोगों के जहनों में बनी हुई है, कितने मार्क्स पे मेरिट बनता होगा अंदाजन? 75। सर लास्ट मेरिट बना है 99 मार्क्स पे। कितने मार्क्स पे? 99 मार्क्स पे। वेरी गुड, 99 मार्क्स। ये क्या मतलब, मैट्रिक का पेपर है या ये जो है वो दादू बोर्ड है? ठीक है जी, दादू बोर्ड में अक्सर लोगों के आते हैं 98% मार्क्स, 99% मार्क्स। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कोई एक आ जाएगा कि सर मेरे 102% आए। ठीक है जी, ऐसे ऐसे। भाई आवाज आ रही है मेरी? हारिस बेग, दोबारा लॉग इन हो जाओ, दोबारा लॉग इन हो जाओ बेटा। अच्छा जी, तो मुझे तो कभी ऐसे फील होता है कि यार कोई 102% वाला भी आ जाएगा। देखो, ऐसा क्यों सर? 99 मार्क्स, इसका मतलब है जो बंदा पेपर सॉल्व कर रहा था उससे कोई मतलब एक छोटी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई है? नहीं सर, उससे बहुत मिस्टेक्स हुई, इसके बावजूद उसके 99 मार्क्स। ऐसा क्यों? क्योंकि पेपर 100 नंबर का नहीं होता। पेपर पे लिखे 100 नंबर होते हैं, पेपर होता अराउंड को 120 मार्क्स का। ठीक है ना? अच्छा, ये कैसे सर कि पेपर होता है 120 मार्क्स का, नजर 100 आ रहे होते हैं? हाउ इज दैट पॉसिबल? मिसाल के तौर पर सर आई कैप के एक सवाल है 25 मार्क्स का, फाइनल अकाउंट्स का। ठीक है, उस 25 मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स होते हैं कितने? 25 अवेलेबल मार्क्स होते हैं 32। क्या मतलब? इसका मतलब है सर अगर आपने गलतियां भी की, 32 में से आपके नंबर कटते रहे कटते रहे कटते रहे, कुछ नंबर कट गए, आपने 23 नंबर ले लिए, तो आपको एग्जामिनर बताएगा कि आपने 25 में से कितने लिए? 23 में 23 लिए, लेकिन अवेलेबल मार्क्स कितने? 32। यानी उसके अंदर जो उसने मार्क्स वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए 32 डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। अच्छा, व्हाट इफ के सर मेरे 30 नंबर आ जाए तो, इस सवाल में 30 आ जाए तो सर वो 25 से ज्यादा नहीं देगा। ठीक है जी, तो आप ये सोचोगे 99 कैसे आता होगा? ठीक है जी, 99 लोगों के कैसे आते होंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो 99 ऐसे आते होंगे कि पेपर क्या होना चाहिए, 100 मार्क्स से। अच्छा सर, लेकिन आई कैप की क्या ये डिस्क्लोज्ड पॉलिसी है? हाँ सर, ये रिटर्न नहीं है, लेकिन आई कैप ने कई दफा जो डिफरेंट हमारी मीटिंग्स होती हैं, जब रिजल्ट आता है आई कैप जो है वो सारे कॉलेजेस को इनवाइट करता है कि जी ये रिजल्ट है, इस पे आपने कोई बहस करनी है, कोई कम्युनिकेट करना है, कुछ कोई सोल्यूशन में गलती है तो बता दो। तो सारे कॉलेजेस जाते हैं और वहाँ ये चीज बाकायदा आई कैप बताता है कि जी इस दफा हमने 120 मार्क्स पे, 118 मार्क्स पे, 124 मार्क्स पे हमने टेस्टिंग की।
ठीक है जी। और सर 49 नंबर लेने हैं आपने, 50 भी नहीं लेने, 49 पे कोई फेल नहीं होता सर। लेकिन उसमें जो हमारा AFC उसमें हो जाता है। उसमें AFC में इसलिए होता है कि AFC में जो मार्क्स है ना वो कंप्यूटर जनरेटेड है, या नहीं। हाँ, यहाँ सब्जेक्टिव है, तो 49 पे कोई भी फेल। अगर कोई आपको मिलता है कि मेरा 49 पे पेपर फेल हुआ है, तो आप उसको कहें कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कि झूठों पे अल्लाह की लानत है। ठीक है जी, मैंने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा कॉमन। ठीक है जी, अभी हम सिर्फ बातें कर रहे हैं कि पेपर का रिजल्ट कैसे आता है। अच्छा, दूसरी चीज, जिसका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग अच्छा नहीं, वो FAR 1 में जलील होगा, FAR 2 तक पहुंचेगा ही नहीं। ऐसा क्यों सर? इस प्रोफेशन में अगर 100 लोग एंटर होते हैं, 100 में से 95 लोग AFC पास करके आगे आ जाते हैं, 5 लोग AFC के लेवल पर निकल जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ स्टैट्स, ठीक है। उस 95 में से आधे से ज्यादा लोग फिजल आउट होते हैं CAF 1 2 3 में। ठीक है जी, यानी CAF 1 2 3 में तकरीबन उस 95 में से कोई 40-45 लोग फिजल आउट हो जाते हैं। देन उसके बाद वो 40-45 आगे बढ़ते हैं। इतना बड़ा रेशियो है फेलियर का, मैं आपको बता रहा हूँ। फेलियर नहीं, डिपार्चर का, यानी छोड़ देते सीए, हिम्मत हार देते, नहीं हो रहा तो भाई आगे क्या होगा। फिर ये वाले पर्चे नहीं हो रहे तो अच्छा, जो लोग इसको पास करके आगे निकल जाते हैं, ठीक है जी, उनमें से फिर 10-15% लोग ऐसे होते हैं जो 4 5 6 में एग्जिट करते हैं। उसके आगे क्वालिफिकेशन तक सिर्फ 4% लोग फील्ड छोड़ के जाते हैं, बाकी सब किसी ना किसी तरीके से क्वालिफाई हो जाते हैं या आगे निकल जाते हैं, जॉब्स हो जाती हैं उनकी। ठीक है जी, लेकिन सबसे बड़ा फेलियर का रेशो, एग्जिट का रेशो अभी है। दिस इज द टाइम, यानी ये 3 पेपर पास हो गए, तुम्हारे इस प्रोफेशन से एग्जिट की प्रोबेबिलिटी 50% खत्म हो गई कि अब आप निकलोगे नहीं, बहुत बुरे हालात आ गए तो आप निकलोगे। ये 3 पर्चे पास करने के बाद चांसेस ऐसे हो जाते, ठीक है। उसके अगले 3 पेपर पास करने के बाद 96% लोग इवेंचुअली या तो क्वालिफाई करते हैं या अच्छी जॉब्स पे चले जाते हैं, लेकिन आगे एक्सेल कर जाते हैं, फर्म्स में चले जाते हैं, निकल जाते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉप आउट रेशियो इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स का है। ठीक है जी, और मैं फिर आपको बताऊं, देखो जब हमने ये CAF 1 2 3 का ये मतलब सेटअप देखना शुरू किया कुछ टाइम पहले, इससे पहले तो ये पेपर्स नहीं होते थे ना। इससे पहले तो CAF में IE का पेपर नहीं होता था, डायरेक्ट FAR 1 होता था। फिर आई के आपको लोगों ने ये सजेशन दी कि आप FAR 1 के पेपर को 2 हिस्सों में तोड़ दें, अकाउंटिंग अलग कर दें, रिपोर्टिंग अलग कर दें। अच्छा, अकाउंटिंग क्या है? एक अकाउंटेंट बैठ के जितने काम हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो अकाउंटेंट को समझ में आ जाएगा जो उसने रिकॉर्ड किया। हाँ, लेकिन क्या डॉक्टर अकाउंटेंट का काम देख के असेस कर सकता है कि क्या क्या काम हो रहा है, वो कैसे रिकॉर्ड करे? नहीं। तो जो डॉक्टर है उसको हम कैसे बताएंगे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है बुरा? उसको आसान और सादा अल्फाजों में चीजें लिख के देंगे, वो कहलाती है रिपोर्टिंग। वो क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग किसके लिए की जाती है? नॉन अकाउंटेंट्स के लिए, जो अकाउंटेंट नहीं है उनको आसान भाषा में चीजें समझाने के लिए की जाती है। रिपोर्टिंग आप कब पढ़ोगे? अगले 3 पेपर्स, FAR 1, FAR 2 और CFAP में FFR। ठीक है, वो तीनों पेपर रिपोर्टिंग के। पहला पेपर किस चीज का है? पहले पेपर में तुम्हारा रोल एक मुंशी का है। मुंशी समझते हो? मुंशी होता है सर जो सेठ का बंदा होता है, जो जो काम होता जा रहा है उसको क्या करता जा रहा है, वो रिकॉर्ड करता जा रहा है। मुंशी के पास इतने बड़े बड़े जर्नल पड़े हुए, लेजर्स पड़े हुए। मुंशी को उस पर्टिकुलर चीज को आसान बना के पेश करना नहीं आता। आसान बनाने वाला कौन है? वो अकाउंटेंट होगा सर। वो आप पढ़ोगे FAR 1 में, FAR 2 में और FFR में। फिर रिपीट कर रहा हूं, CAF 1 को खुदा के वास्ते तरीके से देखना। ठीक है जी। अच्छा, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पढ़ने के बाद आप CA के एंड तक नहीं पढ़ोगे। आधा सिलेबस तुम्हारा ऐसा है जिसकी रेलेवेंस सिर्फ कब तक है? इसी CAF 1 तक है बस, उसके आगे नहीं है। लेकिन आधा कोर्स ऐसा है जिसकी रेलेवेंस MSA 1 तक है। ठीक है जी, दिमाग में रखना। आधा कोर्स ऐसा है सर जो आपने यहीं पढ़ना है, यहीं खत्म। कंट्रोल अकाउंट जैसी चीज यहीं पढ़ना है, यहीं खत्म। ठीक है जी, आपने बैंक रिकंसिलिएशन यहीं पढ़ना है, ऑलमोस्ट यहीं खत्म। ठीक है जी, बहुत सारी चीजें आपने यहीं पढ़नी है, यहीं खत्म। इसके आगे रेलेवेंस नहीं है। तो सर जिस चीज की रेलेवेंस है, जो आगे तक जाएगी, उसके मार्क्स भी आएंगे अपना ज्यादा रखें, उसकी आस्किंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। ज्यादा दबा के आपने उसको पूछा। ठीक है जी। तो सर मैं सबसे पहले ना जरा नजर डालूंगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है,
मैं आई कैप के जो है वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम में जा रहा हूँ, और उसमें 2 स्कीम्स आ रही हैं, 2013 और 2021। हम 2013 वाली खोल रहे हैं सर, लेकिन अभी तो 2021 चल रहा है। नहीं बेटा, 2021 अगला सिलेबस है, नेक्स्ट टाइम का सिलेबस है। नेक्स्ट टाइम का मतलब सर अगली 2 अटेम्प्ट्स आप पुराने सिलेबस से पढ़ोगे, इसके बाद आप चले जाओगे नए सिलेबस पे। ठीक है, हो गया? चले जी, हम इसको कह रहे हैं भाई कैफ 1 पे आ जाओ, जरा हमें बताओ कैफ 1 में है क्या क्या। कितने लोगों ने इस डॉक्यूमेंट को कभी जिंदगी में पहले भी खोला है? 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, वेरी गुड, बेहतरीन। ये है क्या पता है? नहीं, कुछ नहीं पता। ये सिलेबस है सर, सिलेबस है तो हम क्यों देखें? हमें तो हमारा जो टीचर पढ़ाता है हम वो बस पढ़ के चले जाते हैं, उसके बाद हम देखें क्यों? इतने पैसे भी दें फिर ये खुद भी देखें, हैं? ऐसे आता ना जहन में। और फिर इसके बाद बस सर इतना छोटा सा सिलेबस। ये देखो ये छोटी सी चीज कितनी खतरनाक है, अभी बताता हूँ तो मेरे को। हाँ सर, छोटी चीजें खतरनाक होती हैं, हैं? छोटी चीजों से ही डर लगता है सर। चलो देखो, सबसे पहले आई कैप ने ना कोर्स को डिफाइन किया वैसे कि जो पार्ट ए है ना, इसमें से आएंगे 20 से 30 मार्क्स। ठीक है, इस पार्ट ए में है क्या सर? इस पार्ट ए में बहुत जनरल चीजें। ठीक है जी, बिजनेस क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या है, लिमिटेड कंपनी। फिर इसके अंदर एक चीज है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपोनेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेजेंटेशन एंड यूजर। सिर्फ इसी एक एरिया से ना 25 नंबर का सवाल हर अटेम्प्ट में आता है। कितने का? यानी ऊपर की जो थ्योरी है ना, ये कभी कभी आ जाती है 2 नंबर की, लेकिन इसमें एक ही चीज है जिसके 25 नंबर है, वो क्या है? फाइनल अकाउंट्स। क्या नाम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स। ऐसा स्क्रीन आ रही है भाई सबके पास? हाँ ना, तभी तो देख के बता रहे हैं। हाँ जी, तो मुझे बताओ सर, मैं पहला टॉपिक अपने पास लिख रहा हूँ कितने मार्क्स के लिए? 25 नंबर के लिए। क्या नाम लिख रहा हूँ सर मैं उस टॉपिक का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, दूसरे अल्फाजों में फाइनल अकाउंट्स। ये आ गया सर मेरे पास कितने? ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का। ठीक है, ये मेरा पहला टॉपिक हो गया। आप मेरे साथ साथ छापते जाएंगे। स्क्रीन नहीं आ रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब आ जाते हैं ना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी जिनको नहीं पता उनको बता नहीं सकते ना। नहीं, वो FAR 1 में। अच्छा जी, ये सिर्फ इंडिविजुअल सोल ट्रेडर बिजनेस का है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सर, गौर से देखना सर दोस्त, अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद सर ये आते हैं सर, रूल्स ऑफ डबल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस। इसमें एक ही चीज काम की है सर, वो क्या है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। सर ये आता है अराउंड 10 से 15 मार्क्स का। ये दिमाग में रखना सर, जिस साल उसने फाइनल अकाउंट्स 20 नंबर का पूछना होता है, 10 नंबर इससे निकाल लेता है। जिस साल उसने फाइनल अकाउंट्स 18 नंबर के रखने होते हैं, 12 नंबर यहां से निकाल देता है। इन दोनों को मिला के आई कैप क्या करता है सर? 30 मार्क्स का एरिया टेस्ट करता है। कितने का? 30 मार्क्स। जब बहुत आई कैप का कोई मूड खराब हो, यानी मूड खराब होने का मतलब ये कि जो चीजें पैटर्न पे चल रही है उस पर नहीं पूछना हो, तो तीसरी चीज आती है। क्या चीज? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या आती है जनाब? अकाउंटिंग इक्वेशन। इन 3-4 ब्लॉक्स में से हमारे काम के कितने टॉपिक्स हैं जिससे आई कैप एक सवाल पूछता है? फाइनल अकाउंट्स कितने मार्क्स है सर? 25 नंबर का। दूसरा सर हमारे पास, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या सर हमारे पास प्राइम एंट्री, जो भी है सर, ये हमारे पास आता है जनाब कितने? सर 10 से 15 मार्क्स का। ठीक है जी। तीसरी चीज सर हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन। सर अकाउंटिंग इक्वेशन
8 से 10 नंबर का, 8 से 12 नंबर का आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। इसका मतलब है पहला पूरा ग्रेड मिला के ना 30 नंबर का आएगा। इन तीनों में से टोटल 30 मार्क्स आएंगे, इन तीनों में से टोटल 30 मार्क्स आएंगे। ठीक है जी, इसको साथ साथ लिखते जाओ यार। अच्छा, इसी पहले के साथ ना जो फाइनल अकाउंट्स है वो उसने ग्रिड सी में भी डिस्कस किया हुआ है। बढ़े आगे हम। अच्छा, अब सुनो जरा दोस्त, ये मेरे पास सारा एक हिसाब हो गया। सर मैं चौथा टॉपिक अपने पास लिख रहा हूं, ये मेरे ग्रिड बी से आ रहा है। क्या क्या सर? बैड डेट्स, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, बैंक रिकंसिलिएशन और करेक्शन ऑफ एरर। ये चारों मिला के 20 से लेके 30 नंबर के आते हैं। यानी इनमें से आमतौर पे 2 सवाल बनते हैं, इनमें आमतौर पे 2 सवाल बनते हैं। मैं इधर लिख देता हूं उसको। ठीक है जी, बैड डेट्स है सर मेरे पास। पांचवा क्या है सर मेरे पास? अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। छठा है मेरे पास सर क्या चीज? बैंक रिकंसिलिएशन। और सातवां है हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है जी सर, ये मिला के हमारे पास टोटल मार्क्स बनते हैं 20 से 30। ठीक है जी, ये चारों में से 2 सवाल आमतौर पे टेस्ट होते हैं हर अटेम्प्ट में। ठीक है जी, 2 सवाल टेस्ट होते हैं। ठीक है, बड़े हम आगे दोस्त। हमारे जो है वो 2 सवाल इसमें से टेस्ट होते हैं आमतौर पे। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। लिख लिया? अच्छा, एक चीज दिमाग में और रखना, इसका इस टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका इस टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका इस टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है। इन चारों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा नहीं है कि एक आपको नहीं आता तो दूसरा नहीं आता होगा, दूसरा नहीं आता तो तीसरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे आइसोलेटेड टॉपिक्स हैं और इनमें मिला के सर 20 से 30 नंबर बनते हैं। आमतौर पे आईकैप का एग्जामिनर इससे 2 सवाल निकाल के पूछता है। ठीक है जी, लेकिन अभी एक और गेम चल रही है एमसीक्यूज की। किसकी? बाज़ औक़ात इन तीनों में से एक सवाल आता है चारों में से, और बाकी एमसीक्यूज इन्हीं एरिया में से आ रहे होते हैं। ठीक है, याद रखना ये एरिया बहुत टाइम खाएंगे, लेकिन इनकी टोटल रेलेवेंस है कितनी? 20 से 30 नंबर, लेकिन वक्त बहुत खाएगा ये, क्योंकि हर एक टॉपिक क्या है, अलग है, आइसोलेटेड है। ठीक है जी, फिर सर हमारे पास सी ग्रेड जो है वो इसी फाइनल अकाउंट्स के अंदर ही आती है। हमारे पास ग्रेड डी, ग्रेड डी सर 2 बड़े टॉपिक्स हैं। 8 है हमारे पास सर इन्वेंट्री, और 9 है हमारे पास डेप्रिसिएशन का। सर ये है 20 से लेके 30 मार्क्स। एक भी आईकैप के अटेम्प्ट ऐसी नहीं है जिसमें दोनों सवाल नहीं टेस्ट हुए। ठीक है जी, एक सिंगल अटेम्प्ट आईकैप की ऐसी नहीं आई है जिसमें अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स लिखा है बेटा अक्सा। ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर अटेम्प्ट में टेस्ट होते हैं, हर अटेम्प्ट में, पूरे मार्क्स के लिए, पूरे 30 नंबर के लिए। ठीक है जी, ये मैं फिर आपको बता दूं, ये 2 ऐसे एरियाज हैं जो हर अटेम्प्ट। अब मुझे बताओ, ये पूरा कोर्स तुम्हारे सामने, बताओ कौन सा टॉपिक ऐसा है जो हर अटेम्प्ट में टेस्ट होता होगा? सर एक मेरे पास है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है जी, इसके लिखे 25 मार्क्स हैं सर। बाज़ औक़ात वो 2 टुकड़ों में डालता है सर। अच्छा, इसी के साथ मैं इसी के साथ एक चीज और लिख रहा हूँ, फाइनल अकाउंट्स प्लस पार्टनरशिप। हाँ, पार्टनरशिप का मतलब एक छोटा सा टॉपिक है वो इसके साथ शामिल है। ठीक है, पार्टनरशिप इतना छोटा टॉपिक है कि 1.5 क्लास में खत्म हो जाता है। ठीक है, ये दोनों मिला के हर अटेम्प्ट में टेस्ट होंगे। इसमें फाइनल अकाउंट्स हर अटेम्प्ट में टेस्ट होता है, पार्टनरशिप आता है सर। ये 2 टॉपिक ये हर अटेम्प्ट में टेस्ट होते हैं। अब बताओ सर, जब मुझे पता है कि यार ये 3 टॉपिक मिला के कोई 55-60 नंबर कैरी करते हैं, बाकी सारे एरिया मिला के कोई 40-42 नंबर गए, तो मुझे बताओ लॉजिक क्या कहती है कि इन एरियाज पे आपका कंट्रोल वीक, इन्हीं पे वीक होता है, इन्हीं में टेक्निकलिटीज हैं, इन्हीं में मुश्किल चीजें।
इन्हीं के अंदर जो है वो बंदा जलील होता है। ठीक है जी, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब इतना इतना फैली हुई चीजें हैं कि आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना, ये वो 3 एरियाज है। ये दरमियान वाले एरियाज ना आसान, बहुत आसान, आसान आसान, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताएं, चीज सामने, इसके बावजूद 50% बच्चा फेल होता है आईए में। कितने में? 50%। 120 में से हिरोइनची 50 नंबर नहीं ले पाते हैं, ये जानते हुए भी कि इन 3 एरिया से चीजें उठ के आनी है, इसके बाद भी चर्सी नहीं पास होते हैं। अब फिर अगर आप उनको बिठाओ ना अपने साथ, तो भाषण, इतनी मेहनत मैं करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, कहां करता है भाई, किस जगह मेहनत करता है? सर वो बस आप छोड़ दें। ठीक है जी, मैं ये आपको बता रहा हूँ, एक मेरे पास जो है वो लास्ट बैच में एक बच्चे की अम्मा है कि 3 दफा आईए में फेल हुआ है, और मेरा बच्चा इतनी मेहनत करता है, 15-15 घंटे पढ़ता है, 15-15 घंटे। मैंने कहा 15 घंटे आप एक दफा भी पढ़ लो ना तरीके से, आईए का पेपर निकल जाएगा। ठीक है ना, 15-15 घंटे रोज पढ़ रहा है फिर भी कुछ नहीं हो रहा। आईए का रिवीजन के लिए ना आपको 8 घंटे चाहिए, पूरा कोर्स रिवाइज करने के लिए 8 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, छोटा सिलेबस है, बड़ा नहीं। तो 15 घंटे लगा रहे रोज। तो मैं बच्चे से पूछा, मैंने कहा क्या करते हो? उसने कहा सर मैं पढ़ता रहता हूँ फिर भी नहीं होता। और वाकई उस बंदे का मैं रजिस्टर मंगवाया, उसका मैं हाल देखा ना, मुझे अंदाजा हो गया ये बंदा किस तरह चीजों को लेके चल रहा है। कुछ लोगों की नजर में सिर्फ सवालात सॉल्व कर लेने से आईए का पेपर पास हो जाएगा, गलत। नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है ना, लोग सवाल सॉल्व कर करके उसको क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। 4 दफा एक सवाल सॉल्व करते हैं, फिर उनको को उल्टा शुरू करना है, वो नीचे से भी शुरू करके ऊपर तक आ जाएंगे, लेकिन लॉजिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पता। क्यूटी में चल जाता है ये, क्यूटी में जो चीज समझ नहीं आती उसको याद कर लो। मैंने तो ऐसे ही किया, पता नहीं यहाँ बात चलता है नहीं चलता। और सबसे बड़ा लूप होल पेपर में 3000-4000 सवाल हैं, वही रिपीट हो के आते हैं। एक हजरत ने क्या किया कि आई कैप के बाहर बच्चा बिठाया, 2-3 लड़के बिठाए, कि जो बाहर निकल रहा है ना उसको बोलो अगर एक भी एमसीक्यू याद है ना लिख दो। वो लिखते रहे, जमा होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा, 2000 एमसीक्यूज उन्होंने जमा कर लिए। अब क्या होता है, वो टीचर आके जो है, बहुत सारे टीचर्स ने अब ये काम कर लिया, वो पेपर से कोई 15-16 दिन पहले कहते हैं ये हमारा फाइनल नोट। अब वो बच्चे करके जाते हैं और ये होता है कि 70% उसी में से आ जाता है। अब मैं मानता हूं उस बंदे की बहुत मेहनत है, ये चीज जमा करना आसान नहीं है, लेकिन आ गया भाई, खत्म। दादा 100% भाई पेपर आता है यार दोस्त। अब मुझे एक बात बताओ, आई कैप मतलब क्या मफलूज? हाँ सर मफलूज इसलिए कि आई कैप ने 3000 एमसीक्यूज डाले हुए और एक बच्चे के पास 40 से 50 आते हैं, कितने आते हैं? 70 आते हैं। तो सर प्रॉबिलिटी जो है ना वो बहुत कम है कि 3000 में से 70 वो रैंडमली पूछता है, किसी की थ्योरी ज्यादा आ जाती है, किसी की प्रैक्टिकल ज्यादा आ जाती है, किसी के स्टैट्स कैरियर। भाईजान अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है, अकाउंटिंग में हर एक चीज के डेजिग्नेटेड मार्क्स है और आई कैप अपनी ग्रिड को 100% फॉलो करता है। ठीक है, सरप्राइज नहीं करेगा आई कैप। लास्ट बैच में आई कैप ने सबको सरप्राइज किया है, 2 फाइनल अकाउंट्स के सवाल पूछे। कितने? 2 फाइनल अकाउंट्स के सवाल पूछे, लोग परेशान, गालियां दी, और कर ही क्या सकते हो आप। बचपन में अब मेरा बेटा है ना, वो कभी दीवार से टकराता है ना, दीवार को मुक्के मारता है, आपकी भी मिसाल ऐसे ही है। 2 सवाल आ गए फाइनल अकाउंट्स की, क्या करें? दीवार को मुक्के मारे, यानी आई कैप को गालियां दी और चुप करके बैठ गए। क्यों आए 2? आई कैप ने 2 ग्रेड्स में फाइनल अकाउंट्स को डिफाइन किया हुआ है, ऊपर भी 25 मार्क्स, नीचे भी 25 मार्क्स। और आई कैप ने एक टॉपिक को मिलाया इसके साथ, एक फाइनल अकाउंट्स का सवाल पूछा फिर दूसरा पूछ लिया, और 40 नंबर किसके आ गए? फाइनल अकाउंट्स के। करो बेटा बैठ के, आ जाओ, शाबाश। किसी को नहीं आता, एक टॉपिक छोड़ के जाओगे ना उसी में से सवाल आ जाएगा कोई 30-32 नंबर का, ये याद रखना। ये मैं आपको बताऊं, इतनी कोई नौसत है इसमें, इस पेपर में, जो आप छोड़ के जाओ। आपने छोड़ दिया अकाउंटिंग इक्वेशन, पहला सवाल 12 मार्क्स का लगा हुआ होगा। आपको मैं वाकई बता रहा हूं, ये अकाउंटिंग के पेपर्स में चक्कर है, जो स्टैंडर्ड आप छोड़ के जाओ ना इंशाल्लाह पहला सवाल उसी का आएगा। तो आपने कोई चीज छोड़नी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, कोई चीज छोड़नी नहीं है, सारी चीजों को उस एक्सटेंट तक देख के जाना जिस एक्सटेंट तक देखना उसके लिए जरूरी है। अच्छा, अब यहां रुकते हैं जनाब। अब सुनो, उसको हम अप्रोच कैसे करेंगे सर इस कोर्स को।
अप्रोच ऐसे करेंगे कि मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप लोग अकाउंटिंग का ए बी नहीं आता, मैं शुरू करूंगा बिल्कुल बेसिक से अकाउंटिंग इक्वेशन से, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन हम खत्म करेंगे, हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और जर्नल जर्नल पे आ जाएंगे, ठीक है जी। इन दोनों टॉपिक्स को ना कनेक्ट करके हम चलाएंगे। असल में होता ये कि पढ़ाया इस तरह जाता है कि जो आसान आसान है वो पहले पढ़ा दिया जाता है, ये भी अच्छी अप्रोच है, लेकिन उसमें मसला क्या है, अब आप दरमियान दरमियान में से फिल्म देख रहे हैं, ठीक है जी, बीच बीच में से आप खाना बनाने की एक मूवी देख रहे हैं जो खाना बनाने के क्लिप है, आप दरमियान से देख रहे हो, हांडी में वो जो है ना देगड़े में चमचा घुमा रही हैं, अब आपको पता नहीं देगड़े में गया क्या है, बस आपको ये पता चल गया अच्छा चमचा घुमाना है। फिर उसके बाद अगली क्लिप दिखाई कद्दू कट रहे हैं, अच्छा इसका मतलब है कद्दू गया होगा वहां पे। फिर उसके बाद मसाले, अच्छा इसका मतलब है मसाले भी गए होंगे, बाद में पता चला कद्दू डब्बे में डाल दिया, ठीक है ना। तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो हम ऐसे सीक्वेंस से चलेंगे कि जो मतलब जिस तरीके से अकाउंटिंग होती है प्रैक्टिकली उसमें थोड़ा सा मसला आता है। मसला क्या आता है, आपको कोई 5-6 क्लासेस के बाद ना डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक ऊपर लगेगा, मुश्किल लगेगी आपको, ठीक है जी। लेकिन फिर आपने क्या करना है सर, थोड़ा सा सबर करना है, इत्मीनान करना है, चीजों को जरा आसान होने देना है। दूसरा तरीका क्या है सर, आपको सारी आसान चीजें पहले करा दें, आपको पता चलेगी जी अकाउंटिंग बहुत आसान है, 2 महीने बाद फिर हम आपको वो चीजें करें कि फिर पेपर आपके हाथ में आ जाए। मैं बोलना नहीं चाह रहा जो समझदार लोग हो, ठीक है जी। और मैं आपको मतलब दिखाऊं छोटी छोटी चीजें और फिर आपको दिखाऊं वो देखो बम्बू, ठीक है ना, नहीं। तो मैं सीक्वेंस से चलूंगा, ऑनेस्टली चलेंगे हम, ठीक है ना, जिस तरीके से इस कोर्स को पढ़ना चाहिए। अच्छा सर इस कोर्स पे टाइम कितना लगेगा, सर लास्ट टाइम हमने 300 घंटे लगाए इसके ऊपर। इतने छोटे से कोर्स पे 300 घंटे, ऑनेस्टली बताएं अगर इसको ढंग से पढ़ा जाए ये कितने घंटे का कोर्स है, 80 to 90 आवर्स का। फिर 300 घंटे देना, ये क्यों भाई, पास्ट पेपर्स आपको मैं घर से करने के लिए दूंगा, आपने घंटा नहीं करने, जो सवाल आपको मैं घर से करने के लिए दूंगा आपने नहीं करना, नहीं करना ना, कहां कराएंगे फिर हम आपको, इसी क्लास में कराएंगे, ठीक है। फिर क्लास जब खत्म होगी फिर होगा एक रिवीजन सेशन, फिर बच्चे भागते हुए आएंगे, अगर मैंने ओरिजिनल क्लासों में नहीं पढ़ा मैं रिवीजन में पढ़ूं तो मैं पास हो जाऊंगा, हाँ बेटा हो जाओगे, बैठ जाओ उसी में बैठ जाओ तरीके से। वो रिवीजन सेशन खत्म होगा फिर क्या आएगा, वर्कशॉप आएगा, सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अल्लाह माफ करे सर बहुत गुनाह हो गए, ठीक है जी, अब आखिरी उम्र आ गई है मैं तौबा करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, उसमें कुछ हो सकता है। अच्छा बेटा वो ले लो, वो वर्कशॉप ले लो, हो जाएगा, उसमें कोई 30-35 घंटे का वर्कशॉप होता है, रीजनेबल चीजें अगर किसी ने मिस की होती है हो जाता है। फिर जब वर्कशॉप खत्म होती है ना फिर भी कॉल आती है, कुछ समरी वीडियोस हैं, कुछ ऐसा है कि मतलब हम कोई 3-4 की स्पीड में देख के समझ लें, सर मेरे पास 60 लेक्चर्स बाकी हैं, 30 दिन है, अगर मैं 2-2 करके देखूं तो हो जाएगा, हाँ बेटा हो जाएगा। फिर 15 दिन बाद फोन आता है, सर मेरे पास 55 लेक्चर रह गए, दिन रह गए 15, ठीक है ना, अब बताइए हो जाएगा। फिर उसके बाद बंदा कहता है यार सब चीजों को अल्लाह चला रहा है, अल्लाह आसरा हम जाते। यार देखो अगर आपने आज टोन सेट नहीं की ना तरीके से, एक एक मतलब आपने एक पैटर्न सेट नहीं किया ना, दुनिया का वो बंदा झूठ बोलता है जो आपको कहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए 15-15 घंटे पढ़ना होता, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। मैं जब पढ़ता था अपने टाइम पे मैं उसके लिए 3 ट्यूशंस पढ़ाता था और मैं फर्स्ट टाइम पास किया, नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि जो क्लास में आप पढ़ रहे हो ना, और जो क्लास का स्पैन है, क्लास 2 घंटे की है ना, डिवाइड बाय 2 करो कितना निकलता है, 1 घंटा, ये आपने घर पे टाइम देना है बस। अगर आपकी क्लास हुई ऐसे 300 घंटे टोटल, तो आपने 150 घंटे कहाँ देने, घर पे देने, बस, इससे ज्यादा आपने टाइम नहीं देना, ये मैं आपको क्यूमुलेटिव बता रहा हूँ। लेकिन सर वो तो हमने सुने कि जब सीए कर रहे होते हैं तो मतलब बंदा जो है वो पागल वागल हो जाता है, ठीक है जी, जिसको पसंद करता है उसके जब चौथे बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसकी शादी हो रही होती है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे हैं लोग, ऐसे हैं लोग, ऐसे हैं लोग, ऐसे हैं लोग जिन्होंने जो पहली अटेम्प्ट तो जाते हैं सिर्फ देखने के लिए कि पिच कैसी है, दूसरी अटेम्प्ट में फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। अगर बाप ने हलाल का पैसा कमाया है और तुम समझते हो कि तुम्हारे अब्बा ने मेहनत की है तुम्हारे लिए, तो उनके पैसे को जाया नहीं करना। एक दफा टोन सेट हो गई ना, मैंने आपको बताया ना, ये अगले 4 पेपर 5 पेपर निकाल लो, फिर क्या चांसेस है आपके इस प्रोफेशन से बाहर निकलने के, ओनली 4%, ओनली 4%। ये अगला 1 साल है जो पूरा तुम्हारी जो है वो किस्मत को ड्राफ्ट करेगा। अच्छा सर वो सीए करने के बाद मैं रोज टीवी पे देखता हूँ, एक चाचा आते हैं, वो कहते हैं कि जी सीए करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, ठीक है,
और वो आके सब चीजें रिप्लेस कर देगी। सर्फ के डब्बे में से एक चिप निकलेगी, चिप लगाएंगे तो अकाउंट्स बन जाएंगे, ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगे खुद ही, ठीक है जी, और अकाउंटेंट का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे तो यार हमने 50 चीजें सोची हुई हैं, आगे जाके तो पता नहीं क्या कुछ होगा, ठीक है जी। हमने तो ये सुना है कि इंसान पैदा करने के लिए दूसरे इंसान नहीं चाहिए होंगे, कोई ऐसा सामान निकलेगा कि बाकी लोग खुद ही पैदा हो जाएंगे, हैं? वो अभी से शादी करने का ख्याल निकाल दे दिल में से, हैं? दुकान पे जाएंगे, हम कहेंगे भाई 2 बच्चे दे देना, शॉपर में डाल के आपको दे दे, घर में जाके धो लो, ठीक है ना। मतलब क्या क्या दिमाग में क्या चलता है लोगों। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ फजूल बातें, इससे कुछ नहीं होना। जब मैं प्रोफेशन में आ रहा था 2002 में, ठीक है ना, तो उस वक्त मुझे एक बंदा मिला जो आज भी आके फेसबुक पे जो है बहुत सारी बातें करता है लोगों के लिए कि इस प्रोफेशन का बेड़ा गर्क होने वाला है, अलार्म कर रहा होता है लोगों को। अभी भी वो ऐसे ही काम कर रहा है, जब हमारे टाइम पे तो तब भी यही करता था। तो उसके पास मैं गया पूछने के लिए, मैंने कहा सर मुझे सीए करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों सर? जब आप सीए करेंगे तो उस वक्त आपकी सैलरी होगी 30,000 रुपए। अच्छा, मैं लियारी में रहता था, मैंने सुना, मैं खुश हो गया। मैं कहा 30,000 रुपए? उसने कहा 30,000 रुपए। 30,000 रुपए? मैंने कहा 30,000 बड़ी चीज है भाई, क्या हो गया? कहता तुम्हारे लिए बड़ी चीज है। मैंने कहा भाई हाँ यार, 3,000 रुपए दिहाड़ी होती थी उस टाइम पे, मिनिमम वेज 3,000 रुपए होती थी। मैंने कहा 30,000 मीन्स 10 टाइम्स। क्या बोल रहे हैं सर आप, बेकार है? हाँ बेटा, फायदा नहीं है। मैं क्वालिफाई कर लिया, और इसके बाद भी वो चाचा आज भी यही बोले जा रहे हैं, ठीक है जी। और मैं सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए बताता हूँ, 2002 में मैंने सीए शुरू किया, 2008 में मैंने क्वालिफाई किया। 2008 में जब मैंने क्वालिफाई किया, उस वक्त मेरी फर्म से मुझे मिलते थे 30,000 रुपए। कितने? 30। वाकई चाचा ने सही कहा था, 30,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन मुझे फर्म छोड़ी, जैसे मैंने क्वालिफाई हुआ मैं फर्म छोड़ दी, यूबीएल गया। यूबीएल में मुझे सैलरी मिलने लगी 60,000। 4 महीने बाद यूबीएल के मैनेजमेंट को लगा यार नहीं, बंदे में पोटेंशियल है, पहली अटेम्प्ट में पास हो गया, आ रहा है, चीजें भी मतलब रीजनेबल कर लेता काम, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है। उन्होंने 60 से 120 कर दिए। 2009 में मेरी सैलरी थी 1,20,000। सर 2010 में मैंने यूबीएल छोड़ा, आरिफ हबीब चला गया, ठीक है जी। और 2010 में मेरी सैलरी हो गई 1,10,000। 1,20 से 10,000 नीचे। यूबीएल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आरिफ हबीब छोटी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आरिफ हबीब में रोल बड़ा मिला था। यूबीएल में मैनेजर था, आरिफ हबीब में मैं गया था हेड ऑफ ऑपरेशंस के तौर पे, ठीक है। और फिर वहां से अगला स्विच, अभी आपने नाम सुना होगा, हबीब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हबीब बैंक की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है जी। वहां मैं गया सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी, और उस वक्त मेरी सैलरी थी 1,80,000 रुपए। तो 1,80,000 रुपए में टाइम गुजारा, फिर फौजियों ने मुझे बुला लिया, अस्करी वालों ने। तो फौजियों ने 2.5 लाख रुपए ऑफर किए। तो मैं इधर आया, मैंने कहा भाई मैं अस्करी जा रहा हूँ। अस्करी क्या? मैंने कहा अस्करी बैंक जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं यार, आप अस्करी बैंक ना जाएं, आप यहीं रहें, हम आपके पैसे बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने 2.5 लाख ही कर दिए। अच्छा, मैं खुश होकर बैठ गया, मैंने कहा सही है यार, इतना अर्सा यहाँ गुजारा है, लोग भी जो है वो जान पहचान वाले हो गए, काम में भी कंफर्ट है, और सिर्फ पैसे नहीं है, गाड़ियां वाड़ियां भी दी हुई हैं, एक अच्छा प्रोटोकॉल है सीएफओ में, और भाई यंग एज में, ठीक है ना, 25-26 साल का था। मैंने कहा सही है, अच्छे पैसे मिल रहे। फौजियों ने दोबारा कॉल की, 3 लाख रुपए। मैं दोबारा बोर्ड के पास गया, मैंने कहा जी वो 3 लाख। तो उन्होंने कहा यार तुम्हारी मिसाल मैं अभी देना नहीं चाह रहा हूँ, गाली दी उन्होंने हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ने, तुम्हारी मिसाल जो ज्यादा रेट लगाता है वहां चले जाते हो तुम। तो मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा जो भी है सर, पैसे कमाने निकले हैं तो आप पैसे ही कमा रहे हैं ना, कोई सवाब कमाने के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं यार, बोर्ड ने कहा यार आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैंने बोर्ड के सामने वो ऑफर लेटर रखा, मैंने कहा ये ऑफर लेटर है अस्करी का, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सामने पड़ा हुआ। उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, हम ना सैलरी सर्वे कराते हैं। क्या कराते हैं? सैलरी सर्वे के, एक एवरेज सीएफओ की सैलरी क्या है, वो जो निकली हम आपको वो दे देंगे। अब मुझे डर था यार वो कहीं 2 लाख ना निकला है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, लेकिन वो रिवर्सल नहीं होगी, जो 2.5 पे हो ना वो उससे पीछे नहीं जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, 2 लाख आई तो 2 लाख देंगे आपको। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, 6 महीने करके छोड़ दूंगा काम। सैलरी सर्वे हुआ, सैलरी निकली 3,80,000 रुपए। मैंने कहा बढ़ाओ, शाबाश बढ़ाओ, शाबाश बढ़ाओ। हाँ, तो उन्होंने 3,80,000 कर दिए। उसके बाद मैं बोर्ड से ज्यादा बात नहीं करता था, मैंने कहा ये ना इनकी हट जाए, ठीक है ना, अपने काम से काम रखता था। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला
कि मैं मतलब एक इंस्टीट्यूट खोलूं। तो मैं इसका सैलरी मिल रही है 3,80,000। अच्छा, साल में 12 बोनस भी मिल जाते थे, तो वो डबल हो गए, तकरीबन कोई 7.5-7 लाख रुपए बन जाते थे मंथली सैलरी। और उस वक्त मेरी एज थी कोई 26, 10 साल 11 साल होने वाले हैं, ठीक है ना। वहां से मैंने जॉब छोड़ी और मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला, ये रोड क्रॉस करके, उसका नाम था अल मोइज। साथ में मेरे पार्टनर होते थे, वो भी एक टीचर हुआ करते थे, मेरे उस्ताद थे नवीद बुखारी साहब। हमने इंस्टीट्यूट खोला और जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, सबका बेड़ा गर्क हो गया उसमें। वो आगे टॉप पे, लेकिन मेरा पार्टनर बेईमान था, उससे पैसे लिए, रातों रात कोई 3.5-3 करोड़ रुपए लेके गायब हो गया वो। फिर हम रह गए निहत्ते। फिर मैं और मेरे दोस्त हैं तारिक साहब, तारिक तो नहीं हो, तो हम दोनों दोस्त हैं, हमको तकरीबन तबानीज में हमने 6 साल पढ़ाया था। तो हम बैठ गए एक जगह पे, हमने कहा क्या करें, सदर में हम पकौड़े खा रहे थे, हमने कहा कहाँ करोड़ों और अब पकौड़ों तक बात आ गई है, ठीक है जी। तो फिर हमने सोचा कि हम एक काम करते हैं, एक इदारा बनाते हैं छोटा सा, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। हमने इस जगह पे एक होटल हुआ करता था, उसके मालिक को हमने कन्विंस किया कि यहाँ एक इंस्टीट्यूट बनेगा और ऐसा चलेगा वैसा चलेगा। अच्छा, मैं खुद भी नहीं पता था कि वाकई ऐसा चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है ना। बॉस को हमने राजी किया, उसने जगह वगह सेट करके दे दी, टेलर मेड कैंपस बना दिया। एक फ्लोर बना, उसमें एक रूम हमने ये वाला लिया, नीचे एक ऑफिस हुआ करता था, ये रूम हमने ले लिया बस। इस रूम का रेंट था 1,25,000 रुपए। इसमें हमने 6 AC लगाए, जिसमें से शायद अभी भी कोई कोने खांचे वाला पुराना एक AC अभी भी लगा होगा, ठीक है ना। और हमने इधर काम शुरू कर दिया, 200 कुर्सियां आ गई, रख दी हमने। पहली क्लास ARTD में चल रही, लाइट चली गई। हमें पता चला जनरेटर भी चाहिए होता है। अब जनरेटर कहां से लेके आए, पैसे तो है नहीं, सारे पैसे खप दिए, चाचा लेके उड़ गए। हमने बेटा फिर लोगों से कहा यार फीस पे कर दो, अर्ली बर्ड डिस्काउंट लो, अगले मॉड्यूल की फीस अभी दे दो। कुछ करा के स्टूडेंट्स ने बहुत हेल्प किया, ये खड़ा हो गया हिसाब किताब, इदारा चल पड़ा, पूरा कैंपस हमने रेंट पे ले लिया, ऊपर नीचे जगह बना दी। फिर CA फाइनल में घुस गए। फिर अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त सबसे ज्यादा स्टूडेंट ऊपर से लेके नीचे तक ARTD पढ़ाता है, ये अल्लाह का हम पे बड़ा करम है। तो जहां मैं कमाता था कोई 7 लाख रुपए महीने के, अब 8 लाख कमाता हूँ, ठीक है ना। ये 8 लाख से ज्यादा कमाते तो मैं आपको फिर बता दूं, जब बंदा क्वालिफाई कर जाता है ना, फिर अपनी मेहनत से 2 चीजें अपने अपने ध्यान में, नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स। ये अच्छी है ना, आपकी नॉलेज अच्छी है, चीजें आपको पता है, और आपको कम्युनिकेट करना आता है, किस वक्त क्या बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वक्त क्या बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम एक जगह मीटिंग में बैठे हुए थे और मेरे साथ एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ था। यहाँ मैं बैठा हूँ, ये बराबर में बैठा है एक क्वालिफाइड लड़का, और बराबर में एक डायरेक्टर बैठे थे। तो डायरेक्टर थे कोई 70-75 साल के। उस बेचारे को कोई मसला होगा, पेट वेट खराब होगा। मीटिंग के दौरान एक आवाज आई, अब वो ज़ईफ आदमी, आवाज आई तो मैंने ऐसे ही उसको यूं करके देख लिया। वो भरी मीटिंग में कहता है वो अफरा सियाब साहब ने मारी है, एंड आई वाज स्टन्ड। सब उसको देख रहे हैं, वो लड़का क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, बात करने की तमीज नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, तो कुर्सी उर्सी लिए क्या हुआ, हमें बात को इधर उधर मोड़ने की कोशिश की। अब सारे बोर्ड मेंबर हंसने लग गए, ठीक है ना। यानी सर क्वालिफाइड बंदा और बंदे को बात करना नहीं आती। उसको मैंने एक प्रेजेंटेशन दी, मैंने कहा ये बोर्ड को प्रेजेंटेशन दे दो, मैं बाहर निकल रहा हूँ तुम्हारी ग्रोथ के लिए। मैं बाहर निकला, वापस आया, बोर्ड वाले बैठे हुए, मैंने कहा प्रेजेंटेशन नहीं दी तुमने। बोर्ड वाले ने कहा नहीं यार इसकी हालत खराब हो गई, ये शिवरिंग करने लग गया। बात करना नहीं आती, नॉलेज भरी पड़ी है, बात बोलना नहीं आती, ठीक है जी। ऐसे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की नॉलेज बहुत है, बात करना नहीं आती, फजूल। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मुंह के फायर हैं और नॉलेज नहीं है, फजूल। ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज और बात करना आना चाहिए आपको, लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए, ठीक है। तो सर हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, हम पहला चैप्टर लेके चलेंगे एज इफ कि हमें कुछ नहीं पता, ठीक है जी। एक एक करके चीज पिक करेंगे और मैं कोशिश करूंगा जितना आपकी जनरल लाइफ से अकाउंटिंग को रिलेट कर सकूं ना, उतना अच्छा, ठीक है। और मैं फिर एक बात बता दूं, जो चीज किताब में पढ़ोगे इस क्लास में, वो यूके में भी कुछ बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, ICAW वाले, वो भी यही चीज पढ़ रहे हैं जो तुम यहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है जी। AICPA में जो CPA US से, उसमें भी बच्चे यही पढ़ रहे हैं इस वक्त जो तुम पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि यार इंटरनेशनली अकाउंटिंग का कुछ और स्टैंडर्ड है और पाकिस्तान में कुछ और स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं। अकाउंटिंग ये CA वाहिद एक ऐसी चीज है जो
इंटरनेशनली सब जगह पे क्या है, मामला सेम है। अच्छा, आप आईफैक के मेंबर बनोगे, आईकैप की बात नहीं कर रहा, IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, उसका मेंबर आईकैप, यानी आप यहां से क्वालिफिकेशन लेके यूके जाके डायरेक्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। आपकी क्वालिफिकेशन यूके में एक्सेप्टेबल है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ठीक है जी। लेकिन अगर आप वहां का लोकल लॉ पढ़ना चाहते हो, लोकल टैक्स देखना चाहते हो, वहां पर जो है वो टैक्स और एडवाइजरी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो फिर आपको सर वहां पर कितने पेपर देने, नहीं कितने पेपर देने, 2, कितने, 2। और अगर सर आप 5 साल क्वालिफाई कर किए हुए, आपको 5 साल हो चुके हैं, तो आपको इसमें सीए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों ऐसे मिल जाएंगे। क्वालिफिकेशन के 5 साल बाद आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का सीए बगैर कोई पेपर दिए ऐसे मिल जाएगा। क्वालिफाई करोगे, आगे पूरी इंटरनेशनल मार्केट खुली हो तुम्हारे लिए जी। नहीं, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया में होना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन अपने नेशनल्स को देते हैं। अगर एक नेशनल ने किसी भी दुनिया में किसी जगह से भी क्वालिफिकेशन ली भी है, तो वो अपनी क्वालिफिकेशन ऑनररी दे देते हैं उसको। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के लिए मिनिमम टाइम पीरियड कितना है, 5 साल। आपने ऑस्ट्रेलिया में गुजारे हो या न्यूजीलैंड में गुजारे हो, वो आपको दे देते हैं क्वालिफिकेशन। जितने लोग यहाँ से जाते हैं बाहर, बेतहाशा लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड गए मैं अभी, जो न्यूजीलैंड का वो वाकया हुआ था, उसमें अपने एक स्टूडेंट, यहाँ हमारी क्लास का बच्चा मरा था ना, इसमें ये भी कोई 2 साल हुए, 2 साल पहले वो हमारी क्लास का बच्चा था जिसका इंतकाल हुआ था शूटिंग में, जो मरा था, ठीक है। तो हाउ कैन आई चेक माई कम्युनिकेशन स्किल्स? अब बेटा इसके लिए आपको अपना मुंह एक बाल्टी में डालना पड़ेगा और 3 मिनट के लिए सांस रोकनी पड़ेगी, हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे चेक होंगी? अभी अभी क्लास में चेक हो जाएंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स चेक होती हैं जब एक बच्चा ऑडिट पे जाता है, मोहम्मद ताला जवाब दे रहा हूं बेटा, बच्चा ऑडिट पे जाता है और ऑडिट में, मैं मिसाल के तौर पर मैं फर्म का सुपरवाइजर हूं, अब आप 5 लोग मेरी टीम में गए हो, मैंने आपको कहा यार वो लड़की बैठी हुई है, वो क्लाइंट के जो है वो CFO है, उससे जाके ये इन्फॉर्मेशन लेके आओ। अभी वो बच्चा है, लड़की है सर, हाँ सर क्या बोलूं जाके उनको, उनको बोलो भाई ये बेड रेट्स जो आपने कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया, इसकी डिटेल्स दे दे। सर खुद ही कैलकुलेट कर लेता हूं ना, हैं, चेक करने की कोशिश करता हूं उन्होंने क्या सोचा है, इसी वर्किंग में से निकालने की कोशिश करता हूं। नहीं बेटा जाके उससे पूछो, मे भी उसके जहन में कुछ और, आ जाओ बेटा, उसके जहन में कुछ और चल रहा हो, पता तो करो जाके क्या सोच के उसने बेड रेट्स की कैलकुलेशन ऐसे बनाई। अब वो जाता है बंदा, सामने लड़की को देखता है, अस्सलाम वालेकुम, वो कुछ चीजें पूछनी थी, हाँ पूछो, हाँ मैं लिख के ले आता हूँ पहले। ऐसा बंदा कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। देखो मैं एक बात बताऊं, अगर जहन में आपके ये चल रहा है ना कि आप इंफीरियर हो, कम हो किसी से, तो फिर जिंदगी में आपकी हरकतें भी ऐसी डेवलप होंगी, आपका पूरी पर्सनैलिटी का सेटअप भी ऐसी डेवलप होगा जब आप खुद को क्या समझोगे, समझ रहे हो ना, ABCD, ठीक है ना, आप खुद को समझोगे तो आपको दुनिया भी। मैं बैठता था क्लास में और मेरे पास दो कुर्ता शलवार थे, एक की आस्तीन फटी हुई थी, ठीक है, और मैं फोल्ड करके बैठता था, और मैंने कभी भी ये चीज फील नहीं की कि मैं किसी बैकग्राउंड से आ रहा हूं, नहीं यार मैं तुम सबसे अच्छा हूं, मैं ये फील करता था। आपने भी ये फील करना है कि जी जो इस बच्चे को, ये बच्चा आता है गाड़ी में, मैं मोटरसाइकिल पे आता हूँ, ये बस में आता है, वो पैदल आता है, उसको 2 लोग लेकर आते हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं है। सर PCSC में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कराते हैं। ये मैं आई आपको एक दफा बोला था कि मैं कैसे डेवलप कराऊं, 8,500 रुपए फीस है PCSC की। आप समझते हो कि मैं IBA का कोई टीचर लेके आऊंगा यहाँ पे, उसको मैं पैसे पे करूंगा 4,000 रुपए घंटे के हिसाब से, 30 बच्चे आपने क्लास में बैठाए हुए हैं, 50 घंटे का कोर्स है, 2 लाख रुपए मैं टीचर को दूं, 2.5 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए बच्चे से लूं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इंस्टीट्यूट अपने खर्चे कहां से निकालेगा। तो PCSC में ICAP चाहता है कि 8,500 रुपए में आपको IBA का टीचर मिले, नहीं भाई वो सगीर साहब ही मिलेंगे फिर, ठीक है जी। और कम्युनिकेशन स्किल्स घंटा कोई नहीं समझ सकती उससे। हाँ ये आपको पता चल जाएगा प्रेजेंटेशन देते हुए किन 4 चीजों का ख्याल रखना है, टांगे ऐसे मिला के रखनी है या ऐसे रखनी है, हाथ ऐसे बांधना है या ऐसे बांधना है, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी, इसका कोई फायदा नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे सबसे इनफॉर्मल कपड़े मैं पहनता हूँ, मैं चप्पलों के साथ घूम रहा होता हूँ, ठीक है ना, किसी को आप
किसी को मुझे नहीं जानता हो तो उसको पता भी नहीं लगेगा ये अहमद रजा, ये इंस्टीट्यूट का ओनर है। 10 दफा एक बंदा है, वो अहमद रजा की क्लास कहाँ हो रही है, मैं क्या अंदर हो रही है। फिर खुद आया इधर तो वो देख रहा होता है अभी पता नहीं करेगा क्या, पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसे देख रहा है। इससे कोई मैटर नहीं करता, आपकी नॉलेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आगे लेके जाएंगी, इन चीजों से कोई फर्क। आज सही मायनों में सीए स्टार्ट कर रहे हो, एएफसी एंट्री टेस्ट का नेमुल बदल था। सीए में एंट्री टेस्ट नहीं होता तो क्या आता है, एएफसी होता है। वो सीए नहीं है, बिजनेस कम्युनिकेशन सीए नहीं है, इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद क्या बचता है, आईटी। क्यों, चलो फिर आना चाहिए आईटी, एमएस ऑफिस। मेरी 10 साल की बेटी है, एमएस ऑफिस तुमसे ज्यादा जानती होगी। ये सीए नहीं है, अभी सीए शुरू हो रहा है। ठीक है जी, अपना खुदा के वास्ते सेटअप ऐसे रखना कि जो छोटी से छोटी चीज पढ़ाऊं वो दिमाग में रखना, घर जाके एक सही साफ सुथरा रजिस्टर बनाना, दिखाना बेटा ये रजिस्टर, ये दिखाना, मैं ये बता रहा हूं। ऐसे रजिस्टर नहीं बनाना, ऐसे रजिस्टर बिल्कुल भी नहीं बनाना। ये पास करना उसको, और ये भी दिखाना जरा बेटा। और ऐसे रजिस्टर भी नहीं बनाना, ये बीच से शुरू हो रहा है, यहां से देखो तो क्यूटी का काम है, ठीक है जी, इधर देखो बीच में बीसी का काम है, ऐसे करके देखो तो इंग्लिश का काम है, और यहां आपको जो है वो, इसका कोई फायदा नहीं है। ये यार आपको बता रहा था कि आप कितने सीरियस हो इस पर्टिकुलर जो है वो सब्जेक्ट के साथ। ठीक है जी, अब सब ने अपने रजिस्टर छुपा दिए हैं। कोई एक आध बच्चे के पास मुझे नया रजिस्टर नजर आ रहा है, देखो भाई, ये हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह बारिश हो जाए। कौम ने कहा मूसा अलैहि सलाम से आप अल्लाह से दुआ करवाएं कि बारिश हो जाए, कैद साली पड़ी हुई है। तो मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने कहा कि इस शहर से बाहर निकलो, इसमें इतने गुनाहगार हैं कि यहाँ दुआ आपकी कबूल नहीं होगी, आप बाहर निकले, शहर से बाहर जाके दुआ करें। तो जब सब दुआ मांगने जा रहे थे तो एक बंदा छतरी लेके जा रहा था। तो उससे किसी ने पूछा छतरी लेके क्यों जा रहा है, उसने कहा वापसी में बारिश होगी ना। यह है ईमान, ये ईमान का ऑप्टिमल लेवल है कि जी मुझे पक्का यकीन है भाई, जाके अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो क्या शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको फिर बता दूं, आपने अपने ईमान का लेवल ये रखना है इसमें, ठीक है, कि मैं जो अभी पढ़ने जा रहा हूँ ना इंशाल्लाह ये मेरे काम आएगा, और मैं शुरू कर रहा हूँ। मुझे बताओ तुम लोग की गोटें तो नहीं फंसी हुई है ना, यानी पेपर का रिजल्ट तो नहीं बाकी है ना अभी, रिजल्ट बाकी है, अच्छा 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 अच्छा, फिर सही है। आप फी इंक्रीज कर दें थोड़ी, क्यों भाई, अच्छा पीसीएससी की बात कर रहे हो, नहीं वो हम नहीं कर सकते ना, आईकैप की तरफ से उस पर मैक्सिमम फी की रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा चलो, मुझे एक चीज ये बताओ, मैं अगर बड़ी बेसिक सी चीज आपसे पूछूं, एक बात बताओ, से मिसाल के तौर पर किसी एक बच्चे को हम क्लास में पकड़ते हैं, उसको हम जो है वो क्लास में हमेशा सेंटर ऑफ, क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है तुम्हारा दोस्त, जवाद, नौमान। अच्छा मिसाल के तौर पर ये नौमान है, अब कोई ये नहीं पूछेगा नौमान की दूसरी टांग कहाँ है, ठीक है जी, ये नौमान है मिसाल को, ठीक है जी। अब नौमान ने क्या किया सर, एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, ठीक है जी। नौमान ने सोचा कि यार मैं जो है ना एक बेकरी बनाता हूँ, ठीक है, और मैं बेकरी बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, इसमें बिस्किट प्रोड्यूस करूंगा, इसके अंदर हर वो चीज प्रोड्यूस करूंगा जो बेकरी से मिलती है, ठीक है। अब मुझे बता, नौमान ओनर है, ठीक है जी, ये नौमान का घर है, ठीक है जी, ये नौमान का घर है, ये नौमान का क्या है सर, ऑफिस या बिजनेस है, ऐसा। पहला उसूल जो आप अकाउंटिंग में सीख रहे हो, घर अलग है, कारोबार अलग है, ठीक है जी। हम अकाउंटिंग किसकी करेंगे, बिजनेस की, हम घर की अकाउंटिंग नहीं करेंगे। अब सुनो जरा सर, मिसाल के तौर पे नौमान को अब्बा ने 100 रुपए दिए, नौमान ने 50 रुपए घर में अम्मी को दे दिए, 50 रुपए बिजनेस में डाल दिए। बताओ एज एन अकाउंटेंट हमारा कंसर्न सिर्फ किस 50 रुपए से, जो बिजनेस में आया, जो इसने अम्मी को दिया या छोटी अम्मी को दिया वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है जी। तो याद रखें सर, पहला उसूल हम क्या पढ़ रहे हैं, घर अलग कारोबार अलग, ठीक है जी, इसको भले उर्दू में लिख लो अपने पास, घर अलग कारोबार अलग। और हमने अकाउंटिंग किसकी सीखनी है, सिर्फ कारोबार की सीखनी है, बिजनेस की सीखनी है, ऐसा है। शाबाश सब लिखते जाएं, बिस्मिल्लाह लिख के शाबाश।
चलो जी मेरे बच्चों, घर अलग कारोबार अलग, डन। बड़े स्टेप मेरे बच्चों। अच्छा जी मेरे बच्चों को सवाल है जी मेरे किसमें? अच्छा देखो, एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो हम पढ़ते हैं उसमें ब्रिटिश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं या अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ना ब्रिटिश अप्लाई होते हैं ना अमेरिकन अप्लाई होते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कौन से? अच्छा सुनो, ये भी सुन लो जरा तुम्हें, ताकि दिमाग में बैठ जाए। एक बना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैं बैंक से उधार लिया, सूद पे लोन लिया, उसकी रिकॉर्ड करने की कोई रिकॉर्डिंग का तरीका होगा। वो रिकॉर्डिंग का तरीका कहाँ लिखा हुआ है कि उसको रिकॉर्ड कैसे करना है? वो स्टैंडर्ड में लिखा है। स्टैंडर्ड में क्या लिखा है? अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट्स। जैसे एक डॉक्टर की ट्रीटमेंट होती है ना, डॉक्टर क्या करता है? आप बीमार हो, आपको क्या लिख के दे देता है? टैबलेट लिख के दे देता है, ठीक है जी। यानी हर बीमारी का इलाज है। ये इलाज कहाँ लिखा हुआ है? मेडिकल में 1 करोड़ किताबें हर एक बंदे ने अपने हिसाब से बनाए, लेकिन अकाउंटिंग में 1 करोड़ तरीके नहीं है। अकाउंटिंग में अकाउंटिंग का एक ही तरीका है, और वो तरीका कहाँ लिखा हुआ है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जितने प्रॉब्लम्स हैं हर एक का एक एक सोल्यूशन है। तो मुझे बताओ, हम कौन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे? क्या पाकिस्तान में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं? हाँ, लेकिन उनको थोड़ा सा अमेंड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अमेंड कर दिया गया है। तो सर क्या पूरी दुनिया में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं? हाँ, लेकिन हर एक ने उसको क्या किया हुआ है? थोड़ा थोड़ा अमेंड किया हुआ है अपने लोकल लॉ के हिसाब से, ऐसा। तो सर अगर मैं यूके जाऊंगा तो वहां भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से उसको क्या किया हुआ है? तो हम उसको क्या कहते हैं? यूके गैप। यूके गैप का मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है जी। ये उन्होंने नाम दे दिया उसको। बेस, सबकी बेस क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यूके जाओगे, उन्होंने अपने हिसाब से उसको मोल्ड किया, क्या बना दिया? यूके गैप। यूएसए गए तो क्या आपको नजर आया? यूएस गैप, ऐसा। ये बात समझ आती है? अच्छा, कुछ लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बड़े पैमाने पे तब्दील कर दिया। जैसे यूएसए जाओगे ना, तो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बड़े पैमाने पे तब्दील किया हुआ है। तो हम कहते हैं जी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और यूएस गैप के बीच में 40 डिफरेंसेस हैं। कितने? 40। अच्छा, मैंने दोनों पढ़े हुए, क्योंकि मैंने सीएफए भी किया हुआ है, तो मैंने यूएस गैप भी पढ़ा हुआ है और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़े हुए। दोनों का फर्क भी मुझे पता है। तो मैं आपको बता सकता हूं सर, कुछ कंट्रीज में बाल बराबर का फर्क है, एक दो जगह पे। पाकिस्तान में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑलमोस्ट एज इट इज अडॉप्टेड है, सिवाय 2-3 चीजों के, ठीक है जी। इसी तरह इंडिया जाओगे, इंडिया में क्या चलता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो कहां से आए? उन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिए, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली की, उसका क्या नाम बना दिया। तो बताओ, अगर आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं तो बाकी दुनिया के स्टैंडर्ड समझने में आपको 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, मे बी 1 महीना लग जाए, ठीक है जी। यूएस गैप पढ़ोगे तो शायद 1 महीना लग जाए, लेकिन हर मुल्क ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या किया हुआ है? थोड़ा थोड़ा अमेंड किया हुआ है। बात समझ में आती है? अगर किसी को बेस पता है तो बाकी वो जो डिफरेंसेस है उस तक आराम से आज आप सर्च करें। डिफरेंस बिटवीन IAS यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड यूएस गैप, आपको 40 डिफरेंसेस की एक शीट निकाल के दे देगा कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल में ये लिखा है, यूके वालों ने उसको, यूएसए वालों ने ऐसे अमेंड किया। तो बताओ हम कौन सा अप्लाई करेंगे? हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसा। अब बताओ सर, अगर मैं यूके चला गया तो कितना टाइम लगेगा मुझे यूके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पक्का करने में? 2 वीक्स, इससे ज्यादा ऐसा। अब बताओ सर, मैं दोबारा आता हूं मेरे बच्चों। वो जो हम इंटरमीडिएट में पढ़ रहे होते हैं, हमारे टीचर कहते हैं ये अमेरिकन तरीके से सॉल्व हुआ हुआ या ब्रिटिश तरीके से, ऐसे कोई चीज होती नहीं है, ठीक है जी। लेकिन वो चूंकि हमारे छोटे लेवल पे उस्ताद होते हैं, तो उन्होंने पढ़ा भी ऐसे ही है। अब ऐसी कोई चीज ना अमेरिकन ना ब्रिटिश, कौन सा? इंटरनेशनल, ऐसा। अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, ये मेरे पास है, गौर से सुनना, ये मेरे पास है मेरा बिजनेस। क्या खोला सर मैंने? बेकरी, ऐसा। अब बताएं सर, इस बेकरी में ओनर ने, नौमान ने सर 100 रुपए डाले बिजनेस में, 100 रुपए जाके डाल दिए, ठीक है जी। 100 रुपए कहाँ डाले सर? दुकान है हमारे पास ना, किराए की हमने दुकान ली है, उसमें हमने एक, क्या कहते हैं उसको, बड़ा सा बॉक्स होता है जिसमें वो पैसे डालते हैं यार, गल्ला, वेरी गुड, मुझे याद नहीं आ रहा था। इसे 100 रुपए गले में डाल दिए कि ये किसके हो गए? बिजनेस के हो गए। किसके हो गए? अब बताओ, नौमान ने कितने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए? 100 रुपए। अब मैं अगर आपसे पूछूं नौमान ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, इसको मैं नाम दूंगा कैपिटल का। क्या नाम दूंगा? बताओ, नौमान ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया? 100 रुपीज का।
ये कैपिटल इस वक्त पड़ा कहां है? ये कैपिटल इस वक्त कहां पड़ा हुआ है? बिजनेस में पड़ा हुआ है। बिजनेस में पड़ा हुआ है। बिजनेस में क्या पड़ा हुआ है? 100 रुपए का कैश। क्या पड़ा हुआ है? एक बिजनेस में जितनी भी चीजें मौजूद होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बताओ इस क्लास में एआरटीटी के एसेट्स क्या है? कैमरा। और एआरटीटी का एसेट क्या है? पंखा। और एआरटीटी का एसेट क्या है? ये एसी। और एआरटीटी के एसेट्स क्या है? ये सारी कुर्सियां। और एआरटीटी के एसेट्स क्या है? ये रोस्टम, ये चाय का कप, इसमें पड़ी हुई चाय, नीचे चाय की पत्ती, हर एक चीज क्या है सर? एआरटीटी का एसेट है। एसेट का मतलब क्या है सर? बिजनेस के पास जो भी चीजें मौजूद हैं, उर्दू जुबान में उसको कहते हैं असासे। क्या कहते हैं? आप उसको आसान भाषा में समझ लें, जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? वो एसेट्स हैं। सर इस गेट के बाहर ना एक छोटा सा चाइनीज बंदा बैठा होगा, वो हमारा जो है वो मतलब बहुत काम का बंदा है वो। सर वो यहाँ पर काम करता है, एम्प्लॉय है यहाँ का, क्या वो भी एसेट है? नहीं सर, इंसान एसेट नहीं हो सकते। एसेट्स क्या है सर? जो चीजें मौजूद है। मुझे बताओ सर, ऐसी आपका अगर रैंडम निगाह जा रही है इस क्लास में, आपको क्या क्या एसेट नजर आ रहे हैं? सर क्या ये पर्दा एसेट है? क्या ये पेन एसेट है? सर क्या ये चाय का कप एसेट है? हाँ सर। मुझे बताएं, ये जो हमने बेकरी खोली है इसमें इस वक्त क्या एसेट मौजूद है? 100 रुपए का कैश मौजूद है। कितने का? अब एक बच्चा पूछ रहा है वो बक्सा भी तो है जिसमें कैश पड़ा हुआ है। अज्यूम करो वो बक्सा नहीं है, ठीक है जी। खाली दुकान में ना 100 रुपए का नोट कोने में रख दिया है। अब बताओ दुकान में, खाली दुकान में क्या मौजूद है? सर दुकान भी तो है, हमारी नहीं है। हमने किस पे लिए? किराए पे लिए। किराए की दुकान हमारी नहीं होती है। अब बताएं सर, इस दुकान में क्या पड़ा हुआ है? 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ है। तो सर क्या मैं कह सकता हूं दुकान में एसेट्स कितने के? 100 रुपए के। कितने के? 100 रुपए के। अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं मालिक ने कितने पैसे डाले दुकान में, पड़े भी कितने? तो सर याद रखना, एक होगा आउटसाइड, एक होगा इनसाइड। आउटसाइड से देखो इस बिजनेस में कितने पैसे गए? 100 रुपए। कितने गए? इस बिजनेस के अंदर भी कितने मौजूद हैं? तो मैं कहूंगा जनाब जितने पैसे डाले हैं उतने मौजूद भी हैं। तो हमने पहली चीज क्या सीखी? अकाउंटिंग इक्वेशन। आप अगर ये सीखो कि बाहर से इसमें कितने पैसे गए, कितने गए सर, इसके अंदर भी क्या पड़ा हुआ है, बस हमने पूरे टाइम ये चीज इंश्योर करनी है जितने डाले थे उतने हैं कि नहीं है। जितने डाले थे वो क्या है, उसको क्या नाम दे रहा हूं मैं? कैपिटल। जितने अंदर पड़े हुए वो क्या है? एसेट्स। ऐसा? तो बताओ सर अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास कैपिटल 100 रुपीज का इंट्रोड्यूस हुआ है और वाकई वो एसेट की फॉर्म में बिजनेस में मौजूद है, तो सर हमने पहली अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी, क्या चीज? कैपिटल इक्वल्स टू। अच्छा कैपिटल को पूछे क्या होता है, मैं कहूंगा मालिक ने बिजनेस में कितने पैसे डाले। तो तुम पूछोगे एसेट्स क्या है? भाई बिजनेस में कितने पैसे पड़े हुए, तो ये तो एक ही बात हो गई। हाँ तो यही तो हमने समझाना है कि ये दोनों क्या है? एक ही चीज है। अब बताओ मालिक ने 100 रुपए डाले, अंदर पड़े हुए 80 रुपए, तो इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस नहीं है, कोई मामला उल्टा सीधा हुआ है। अब बताओ मालिक ने कितने पैसे डाले और सब पड़े में भी कितने अंदर? 100 रुपए। गौर से सुनना, गौर सुनना। तो हमारे पास पहली अकाउंटिंग की इक्वेशन बैठी सर, क्या चीज? इसको मिटाऊं ऐसे कर, ओहो ना ना, गौर से देखना सर। क्या मैं कह सकता हूं सर मेरे पास एक है रिसोर्सेज और दूसरे हैं सोर्सेज। सोर्सेज क्या है सर? कहां से आया पैसा जी? मालिक ने दिया। है क्या हमारे पास? कैश कितने का? ऐसा? रिसोर्सेज को उर्दू जुबान में हम कहते हैं एसेट्स, या अंग्रेजी, आसान अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बताओ इस क्लास में कितने रिसोर्सेज पड़े हुए हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं काम करने में? ये स्पीकर एसेट है, इस पर जो तार लगा हुआ है स्पीकर तक, यही एसेट है। हाँ सर ये पंखा एसेट है। हाँ सर ये जो ऊपर टीवी लगा हुआ है ये एसेट है। हाँ चेयर्स नहीं, अच्छा सॉरी चेयर्स, हाँ चेयर्स एसेट है। हाँ एसेट है। ऐसा? तो मुझे एक बात बताएं सर, मालिक ने जितने पैसे डाले बिजनेस में उतने ही एसेट्स मौजूद है। ऐसा? अब सुनो सुनो, क्या बेकरी में हम 100 रुपए रखे रहेंगे या कुछ खरीदेंगे भी इससे? क्या खरीदना चाहिए हमें बेकरी में? पहले बिस्किट, केक, रस। वेरी गुड सर। तो सर हमने क्या किया, 100 रुपए में से 60 रुपए के हमने केक रस खरीद लिए, ठीक है जी। तो मतलब केक रस को हम उर्दू जुबान में या अकाउंटिंग की जुबान में क्या कहते हैं? स्टॉक। क्या कहते हैं? स्टॉक, इन्वेंट्री, ठीक है जी। ये हमने अभी नाम सीखते हैं। स्टॉक का मतलब बिजनेस में कितने का स्टॉक पड़ा है, कितने की इन्वेंट्री पड़ी है, क्या नाम? इन्वेंट्री या स्टॉक। कितने की ले ली हमने? अच्छा अब बताओ हमारे पास कैश कितना रह गया?
अब बताओ मेरे पास कितने एसेट्स हो गए? 2 एसेट्स हो गए। कौन कौन से? एक 40 रुपए मेरे पास पड़े, 20-20 वाले 2 नोट, और साथ में दुकान में क्या पड़े सर? 60 रुपए के केक रस पड़े हुए, ऐसा है? अब बताओ, मालिक ने फिर पूछा मैं कितने पैसे लाया था? हमने कहा 100। मालिक कह रहा मैं 100 रुपए डाले, पड़ा हुआ क्या बिजनेस में? सर 60 के केक रस पड़े और 40 रुपए का कैश पड़ा है। ठीक है जी। फिर सर थोड़े टाइम बाद मालिक दुकान में आके खड़ा हुआ, उससे इसको बेचना शुरू करते हैं। तो मालिक ने सोचा मैं अपने लिए कुर्सी खरीद लेता हूँ। क्या खरीद लेता हूँ? कुर्सी खरीद लेता हूँ, आके मैं बैठूं तो सही ना, दुकान में खड़ा रहकर तो नहीं बेचूंगा। तो बताएं, हमने इस 40 रुपए में से सर 15 रुपए की कुर्सी खरीद ली। क्या खरीद ली? कुर्सी खरीद ली, ऐसा? तो बताओ मैं क्या करूं सर? स्टॉक मेरे पास कितने का है? 60 का है। सर क्या आ गया हमारे पास साथ में? फर्नीचर आ गया। एक और एसेट है ना, मतलब कुर्सी को फर्नीचर कहते हैं? हाँ बेटा, हम हर एक चीज के लिए नाम नहीं रखेंगे ना। जैसे मिसाल के तौर पर इस क्लास में चेयर्स पड़ी है ना, इस क्लास में एसी भी पड़ा है, इस क्लास के अंदर सर ये छोटी मोटी चीजें भी पड़ी हैं, इस क्लास के अंदर कुछ चीजें बिजली से चल रही हैं, कुछ बगैर बिजली के चल रही हैं, ऐसा। तो हमने क्या नाम दे दिया उनको? जनरल नाम दे दिए। इन सारी चेयर्स को और इन दरवाजों को हमने नाम दे दिया किसका? फर्नीचर का। किसका नाम? फर्नीचर का। और ये जिससे चल रही है, बिजली से चल रही है, इनको हमने नाम दे दिया इक्विपमेंट्स का। किसका नाम दे दिया? तो ये हमने अभी सारी टर्म सीखनी है, ठीक है जी। लेकिन मैं आसान भाषा में चीजें सिखाने के लिए, जितनी भी चीजें हम लिंक खरीदेंगे, कुर्सी, टेबल, सोफे और पता नहीं क्या कुछ आते हैं आजकल हमारे घर में, उतनी क्या कुछ बेगम खरीद के लिए आती है, मुझे नहीं पता होता कि इसको अपने ऊपर रखना है या इसके ऊपर चढ़ना है, ठीक है ना? नहीं पता होता मुझे। ठीक है जी। अभी एक छोटी सी चीज आई है, पता नहीं उसमें क्या भरे हुए, तो मैं समझा वो पंचिंग बैग है। बाद में पता चला कि ये बैठने के लिए, आप उसमें बैठे हैं तो आप डूब जाते हैं अंदर। मतलब वो पता नहीं क्यों लाया, फजूल तरीन चीजें। जब बंदे के पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर फजूल तरीन चीजें पर। हमारे घर में एक पलंग होता था, एक सोफा होता था, बस। अब हमारे घर में अफराद इतने नहीं है जितनी की चीजें आ गई हैं। ये असराफ है ना, गलती है ना, फजूल है। अब बताओ, हमने एक फर्नीचर खरीदा, कितने का? 25 रुपए का। अब बताओ हमारे पास कैश कितना रह गया? कितना? अच्छा, 40 में से आज की जगह पे 25 निकालना है तो 5 रह जाता है, सही है? या 15 रह जाता है? 15 रह गया। अच्छा, मालिक आया दुकान में, बैठ गया और पूछने लगा जो मैंने 100 रुपए खर्च किए थे, जो दिए थे बिजनेस को, वो कहाँ है? तो हमने कहा 60 रुपए के केक रस है, 15 रुपए का कैश है। मालिक ने कहा बाकी कहाँ गए? हमने कुर्सी को लात मारी, हमने कहा जिस पे आप बैठे हुए हैं ये 25 रुपए की क्या है? चेयर भी है, ऐसा? अब बताओ मालिक ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? 100 रुपए। और हमारे पास पड़े भी क्या है सर? 100 रुपए की चीजें पड़ी। तो इसका मतलब है सर ये दोनों चीजें हमेशा क्या रहेंगी? बैलेंस रहेंगी, ऐसा? अब सुनो जरा दोस्त, मालिक ने क्या किया? मालिक ने कहा जनाब एक काम करो, 100 रुपए तो मैंने इन्वेस्ट कर दिए ना, एक काम करो, मैं ना 20 रुपए अपने दोस्त से लेकर आता हूँ, शफीक से उधार लेके। क्या लेके? उधार लेके आता हूँ। मेरे पास 100 रुपए थे, कुछ और भी चीजें हमने खरीदनी है तो पैसे कम पड़ जाएंगे, हम क्या ले लेते हैं? उधार ले लेते हैं। तो हम शफीक के पास गए, हमने कहा शफीक उधार चाहिए। शफीक ने कहा कितने का उधार चाहिए? हमने कहा शफीक भाई उधार चाहिए कोई 50 रुपए का। कितने का? अच्छा, शफीक ने उधार 50 रुपए दे दिए। क्या सोच के दिए? ना, उधार दिए, प्रॉफिट में देने वाला तो हिस्सेदार हो जाता है ना, वो तो मालिक बन जाता है। जैसे मैं और तारिक तुनियो इस इंस्टीट्यूट के ओनर हैं, तो तारिक तुनियो और मैंने जो पैसे डे 1 पे कंट्रीब्यूट किए थे, उसमें से किसी चीज को भी हम उधार नहीं बोल सकते। हाँ, हमारा एक दोस्त है जो एससीसीपी का कमिश्नर है, उसने हमें शुरू में 2 लाख रुपए उधार दिए थे, उसका भी नाम नौमान था। उसको हमने 2 लाख रुपए बाद में क्या किए? वापस कर दिए। तो सर क्या वो बंदा दुकान का हिस्सेदार है, बिजनेस का हिस्सेदार है? नहीं, वो तो सर सपोर्ट के लिए आया। अच्छा, आमतौर पे सर जो बंदा उधार देता है वो क्या लेता है? सूद लेता है। वो क्या लेता है? सूद लेता है सर, इंटरेस्ट लेता है, ऐसे ही है ना? और सर डे 1 पे एक चीज मैं क्लियर करूंगा, सूद लेने वाला, देने वाला, सूद पे गवाही देने वाला, सूद का हिसाब रखने वाला, रखवाने वाला, ठीक है जी, ये सारे दोजखी हैं, कब्र दोजख की आग में जलेंगे। सर तो फिर आप पढ़ा क्यों रहे हैं? इस हदीस में कहीं पढ़ने और पढ़ाने वाले का जिक्र नहीं है, बचत है, ठीक है जी। इसमें कहीं भी पढ़ने और पढ़ाने वाले का जिक्र नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सर आप लोगों ने पढ़ना है,
लेकिन फिर आपने सोचना है कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या अच्छा हो सकता है। नजर नहीं आ रहा आपके मुंह से कोई आप ऑल्टरनेटिव निकालोगे, लेकिन नियत कर लो कि जी हम कोशिश करेंगे कि एक तो इससे बचे, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा इल्म होगा हमें इंटरेस्ट का, हम उतना ज्यादा इससे बचेंगे। और फिर साथ ही कोशिश करेंगे कि सही मायनों में जो अच्छी इस्लामिक प्रोडक्ट है वो लेकर आए। ठीक है जी। देखो यार, मैं एक बड़ा कचरा तरीन मुसलमान हूं, लेकिन कुछ बेसिक चीजों में ना मैं बड़ा स्ट्रांग रहता हूं। सूद एक ऐसी ऐसी बीमारी है जिससे उम्मत कभी नहीं बच सकेगी। अल्लाह के नबी की हदीस है ना कि सूद से बचना एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत के लिए क्या हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब है, फिर हम सूद खाएं मंड मंड के? हैं, अल्लाह के नबी ने कहा ना हम नहीं बच सकेंगे, तो जब उन्होंने कहा हम नहीं बच सके तो फिर हम क्यों बचे? हैं, ये आता ना। तो जब आपको पता है कि आपका एक कीचड़ में पाँव गीला होगा, गंदा होगा, तो जज़ाकल्लाह बेटा, तो इसका मतलब है मुंह पे भी लगा लें? नहीं है ना। तो जितना बच सकते हो उतना बचना है ऐसा, लेकिन काम पूरा सीखना है। आपने जाना है, आपको आर्टिकल्स में कहे बैंक का ऑडिट करना है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, आपने क्या कहना है? आप सेंटर में पूछा जा रहा है बैंक पे जाना है ऑडिट करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, हमने कहाँ का ऑडिट सीखना है? आपने कहा ना मैंने बैंक का ऑडिट सीखना है। किसका? क्यों आप कह रहे हैं सूद नहीं? भाई तुम समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना क्या चीज सूद है और क्या नहीं है। मस्जिद में बैठे हुए मौलवी को तो नॉलेज नहीं है ना इस चीज की, उस बेचारे को तो ये पता है कि सूद हराम है। ठीक है जी। आपको सही मानों में टेक्निकल नॉलेज है कि यार असल में सूद क्या है। तो यार अगर कोई बंदा ऐसा हो जिसको दोनों नॉलेज हो तो वो ज्यादा अच्छा काम कर सके, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों की बहुत शदीद कमी है। मस्जिद में बैठने वाले को हर चीज सूद लगती है, और जो पढ़ने वाला है उसको पता ही नहीं है सूद की को अल्लाह के नबी ने या कुरान ने क्यों ये वबा बोला, बीमारी क्यों बोला। तो याद रखना भाई, आज पहली और आखिरी दफा हमने डिस्कस किया, पढ़ने और पढ़ाने वाला ऊपर नहीं मिलेंगे। कल आप बैंक पे जॉब कर रहे थे, मर गए आप, फरिश्ते आपको लेके जा रहे हैं, छितर लगा रहे हैं, जूते मार रहे हैं, आप मुड़ मुड़ के कह रहे हो इसने पढ़ाया था, इसने पढ़ाया था। ये सीन नहीं होगा, ये पहले बता दूं। वहां वहां हमारा काम नहीं खराब करोगे। या अल्लाह मुझे तो कुछ नहीं पता था, पहली बार इसने शफीक का नाम लेके बताया था, या अल्लाह इसको पहले 2 जूते लगवाएं। नहीं भाई, ये मैंने आज डिस्क्लेमर दे दिया, ऊपर मुलाकात इस चीज के लिए नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बताएं सर, हमने शफीक भाई से उधार लिए कितने, 50 रुपए। शफीक भाई को हमने कहा थोड़े टाइम बाद ये पैसे वापस कर देंगे, ये पैसे आप हमें दे दें। शफीक भाई ने पैसे दे दिए। अब बताओ, ये आपको नहीं लगता नया पैसा है जो बिजनेस में आ रहा है? तो इसका मतलब है अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या चेंज आना चाहिए? सर कैपिटल के साथ एक चीज और आ गई, उधार। उधार को अंग्रेजी जुबान में क्या कहते हैं? लायबिलिटी। क्या चीज? अच्छा अच्छा, मतलब आज तक जो मुझे अम्मी कहती थी तुम एक लायबिलिटी हो, इसका मतलब ये है उधार यानी मैं किसी और का बच्चा हूं? है नहीं, लायबिलिटी का मतलब खर्चा बहुत करा रहे हो भाई तुम। ठीक है जी। अब बताएं सर, लायबिलिटी का मतलब उधार। अब बताओ सर, ये आया कहां, इसका इंपैक्ट कहां आना चाहिए? दूसरी साइड पे स्टॉक तो उतना ही रहेगा, फर्नीचर कितना रहेगा? 25 रहेगा। हाँ, कैश कितना हो जाएगा? 50 और 15 कितना जी? अब बताओ, सुनो सुनो, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या करेगी? इस साइड पे ये एसेट्स तब्दील होते रहेंगे, नए नए नाम आते रहेंगे, और उस साइड पे क्या रहेगा हमेशा? कैपिटल और लायबिलिटीज। दुनिया की कोई भी बैलेंस शीट उठा लो, वो वाली साइड जो है ना, ये वाली साइड जिसको कह रहा हूं कैपिटल और लायबिलिटी, ये सिर्फ सेम रहेगी। फर्क कहां आएगा? आप सर किसी किसी जो है वो फार्मा कंपनी के अकाउंट्स उठाओगे तो इधर उसके हिसाब से एसेट्स होंगे, किसी सर्विस कंपनी के अकाउंट्स उठाओगे तो इसमें उसके हिसाब से एसेट्स होंगे, किसी सीमेंट कंपनी के अकाउंट्स उठाओगे तो उसके एसेट्स अपने हिसाब से आ रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया जान के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होगी? सेम होगी। वो क्या चीज? कैपिटल और, बताओ बिजनेस में कितने सोर्सेस से पैसे आते हैं? 2 सोर्सेस से, या तो मालिक लेकर आए या उधार पे ले लें। ऐसा वो सारे पैसे जो आते हैं वो क्या होते हैं सर? कंपनी के लिए एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? तो बताओ सर, हमारे पास कितने रुपए के टोटल एसेट्स हैं? 150 रुपए के। और सर ये आया भी कहां से? 100 रुपए कैपिटल से आया और 50 रुपए। अब बताओ इसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं? तो मुझे बताओ, क्या ये हमेशा बैलेंस रहना चाहिए? हाँ सर, अगर मैंने एक लोटे में 1 किलो पानी डाला है या 1 लीटर पानी डाला है तो उस लोटे में 1 लीटर पानी ही होना चाहिए ना, या नहीं है? आपने लोटे में डाला 1 लीटर पानी और फिर आपने देखा वो आधा लीटर है, इसका मतलब है सर लोटे में सुराख है। नहीं सर, अकाउंटिंग इक्वेशन सही नहीं बनी। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? जितनी चीजें आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं मौजूद भी उसके अंदर
उतनी चीजें होनी चाहिए, ऐसा है। ये कॉपी कर लें सर, शाबाश। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। भाई खरीद सो। जी मेरे बच्चों, बढ़ जाए आगे। चलो जी, एक स्टेप आगे जाएं। कर लिया। If the company get profit in the business, how we will equate the balance? चलो, how will balance the equation? बता रहा हूँ ज़ैनब, 2 मिनट रुक जाओ बेटा। अच्छा जी, चलो अब एक छोटी सी चीज सीखनी है, वो इसमें डालनी है इक्वेशन में, और फिर हमने जो है वो सवालात करने, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, बढ़े आगे एक स्टेप। अपने पास एक छोटी सी हेडिंग डालोगे, किसकी? प्रॉफिट की, ठीक है जी। और सुनना, किसकी? प्रॉफिट की हेडिंग नहीं डालो, आसान हेडिंग डालो, इनकम की। किसकी? इनकम की। इनकम में हमारे पास से 2 चीजें आती हैं, रेवेन्यू और इनकम। होता क्या है, रेवेन्यू क्या है, गेन क्या है, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं सर, समझ नहीं आ रहा, आराम आराम से चले। मुझे बताओ, मिसाल के तौर पर सर, ये आप सामने गली में जाएंगे ना, तो आपको चाय के होटल नजर आएंगे, समोसे बेचने वाला नजर आएगा, कलर वाला नजर आएगा, ऐसा ऐसा है ना। अब इधर एक कोने में बंदा जो शायद लोहार का काम करता है, वेल्डर है, उसके पास एक बड़ी जबरदस्त बाइक खड़ी हुई है। अक्सर मैं कभी वहां से गुजरता हूँ ना, उसकी बाइक मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्हें चलाने वालाने नहीं आती मुझे, ठीक है ना, लेकिन मुझे और जो मेरे फेलो टीचर हैं काशिफ, दोनों को बाइक बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। हमने सोचा हम ये बाइक खरीदते हैं। एक जमाने में हमने सोचा कि इससे बाइक खरीदते हैं। हमने उससे पूछा है बाइक कितने की है, उससे पहला जवाब पता है क्या दिया? भाई बेचने की नहीं है। भाई बेचने की, सही कहा उसने। उसकी किस चीज की दुकान है? लोहार की दुकान है सर, ठीक है जी। वो लोहार की चीजें बेचता होगा, छोटी मोटी जो है वो खिड़की दरवाजों पे टांके लगाता होगा। वो बाइकें बेचने के लिए तो नहीं खड़ा हुआ ना। तो अब सुनो जरा गौर से, अब आगे से एक फर्जी केस है, ठीक है जी। हमने उससे पूछा भाई बाइक बेचोगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल बेचूंगा। हमने कहा कितने की? उसने कहा ये बाइक मैं बेचूंगा आपको 6 लाख की। कितने की? 6 लाख की। मैंने कहा मतलब 6 लाख में खाली बाइक दोगे? उसने कहा हाँ, तो 6 लाख में बाइक दूंगा भाई, ये हैवी बाइक है तो 6 लाख रुपए में सही है। अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सच सच बताओ तुमने कितने की खरीदी है? उसने कहा सर मैंने 5 लाख की खरीदी है और मैं 6 लाख में बेचूंगा, ईमानदारी से बता रहा हूँ।
अब बताओ क्या ये बाइकें खरीदना बेचना उस बंदे का बिजनेस है? नहीं सर, बिजनेस थोड़ी है उसका। वन ऑफ एक चीज आ गई, उसने उठा के बेच दी, उसको क्या हो गया सर? इस पे गेन हो गया। क्या हो गया? उसने कितने रुपए की चीज बेची? उसको मैं नाम दे सकता हूं प्रोसीड्स। क्या नाम दे सकता हूं? प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बेच के जो पैसे मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोसीड्स। ऐसा सर, मैं अगर आज कुर्सी जाके बेचूं तो मुझे क्या मिलेंगी? प्रोसीड्स मिलेंगी। सर कितनी प्रोसीड्स मिली? 6 लाख रुपए की। बताओ उस बाइक की कॉस्ट कितनी थी? सर ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खर्चा कितना हुआ है? कितने की बाइक खरीदी थी? बेची कितने में? किसने? लोहार ने। वेरी गुड। हमने नहीं, हाँ लोहार ने। बताओ लोहार ने क्या कमाया? 1 लाख का क्या चीज? इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? गेन। इसका मतलब है गेन वो इनकम है जो तुम अपने बिजनेस से नहीं बल्कि अदर एक्टिविटीज से कमाते हो। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मेरा बिजनेस क्या है? नहीं लोहार नहीं हूं बाजी। अल्लाह माफ करे। मैं कौन हूं सर? टीचर हूं सर। अब मिसाल के तौर पर शाम में कभी कभी पैसे नहीं होते हैं तो मैं ये गली के कोने में चर्च बेच रहा होता हूं। तो ये जो मैं चर्च बेचता हूं कभी कभी या खुद पीता हूं तो बच जाती है जेब में, तो मैं बेच भी देता हूं। तो ये क्या है मेरे लिए? अदर एक्टिविटीज। अब बताओ सर, ये मैं वैसे नहीं, वैसे चर्च नहीं बेचता, पीता हूं। अब कोई कस्टमर अच्छा आ गया तो मैं क्या करता हूं? निकाल भी देता हूं सर। तो मुझे बताएं सर, मेरे पास ये क्या है? अदर एक्टिविटीज। अदर एक्टिविटीज से मिलने वाला जो फायदा है उसको हम क्या कहेंगे? गेन कहेंगे। ऐसा ऐसा ये बात समझ में आती है? सर एक दोस्त के साथ में बैठा, उसने गाड़ी खरीदी थी, उसके साथ में बैठा और एक और हमारा कुलीग साथ में बैठ गया। अब मेमन बंदा था वो, जिसकी गाड़ी थी। अब हम यहाँ से पीआरडीसी तक गए और बातों बातों में उस मेमन लड़के ने वो गाड़ी दूसरे बंदे को बेच भी दी। जब गाड़ी में चढ़े तो ओनर कोई और था। गाड़ी से उतरे तो इतना तक सौदा हो गया था कि अभी गाड़ी से उतरते ही जो है वो मैं आपको एक वो बैंक ड्राफ्ट दे दूंगा, जो भी है वो डिमांड ड्राफ्ट दे दूंगा, आप कागजात ले आना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और गाड़ी बिक गई। तो मुझे एक बात बताओ सर, क्या ये गाड़ी बेचना मेरे दोस्त का पेशा है? नहीं सर, नहीं सर पेशा नहीं है। उसके अब्बा का तो कुछ छोटा मोटा बिजनेस है, उसने गाड़ी खरीदी और क्या की? तो बताओ वो मुनाफा जो आप अदर एक्टिविटीज से कमाते हो उसको हम क्या कहेंगे? गेन कहेंगे। और वो रेवेन्यू यानी वो अमाउंट जो आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज से कमाते हो उसको मैं क्या नाम दूंगा? क्या नाम दूंगा? क्या नाम दूंगा? ना 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 ना, प्रॉफिट का वर्ड सही नहीं है। क्या चीज? अब सुनो सुनो सुनो, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। सुनो, दोनों में फर्क है बेटा, अच्छे तरीके से समझना। पहला अकाउंटिंग का एक टफ लेसन पढ़ने जा रहे हो तुम। बताओ सर, एक समोसे बेचने वाला अपनी साइकिल उठा के बेच दे, रूटीन एक्टिविटीज या नॉन रूटीन एक्टिविटीज? नॉन रूटीन एक्टिविटीज। ऐसा क्यों? सर उसका काम साइकिलें बेचना। सर एक साइकिल बेचने वाला जो साइकिलें बेचता है रोज, जो साइकिलें बेचता है रोज, वो अपनी गाड़ी उठा के बेच दे, रूटीन एक्टिविटीज नॉन रूटीन एक्टिविटीज? सर एक गाड़ी बेचने वाला बंदा जो दिन रात गाड़ियां बेचता है, उसके साथ दुकान में एक जनरेटर लगा हुआ था, खराब हो गया, उसने उठा के बेच दिया, रूटीन एक्टिविटीज नॉन रूटीन एक्टिविटीज? सर एक जनरेटर बेचने वाला बंदा अगर जनरेटर उठा के बेचे, बार बार बेचे, बार बार बेचे, क्या रूटीन एक्टिविटीज से क्या जनरेट होता है? रेवेन्यू। नॉन रूटीन एक्टिविटीज से क्या जनरेट होता है? गेन जनरेट होता है। रेवेन्यू को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ अपने पास ये नोट कर लो, रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम रूटीन एक्टिविटीज, गेन इज जनरेटेड फ्रॉम अदर एक्टिविटीज या नॉन रूटीन एक्टिविटीज। ठीक है जी। हाँ जी, मैं सोच रहा था कि कोई 25-30 बच्चे होंगे सिर्फ, क्योंकि ये पिछला जो बैच गुजरा है ये पेंडेमिक की वजह से बहुत कम लोगों ने सीए में एडमिशन लिया था। ऐसा है? अच्छा जी, अब सुने जरा दोस्त, गौर से सुनना। मैं दोबारा एक सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ। सर मेरे मेरे ना घर में 2 ट्रेडमिल्स लगी हुई हैं। कितनी? सर 2 क्यों लगाई आप? क्योंकि मेरे 2 घर हैं, 2 बीवियां हैं, तो 2 ट्रेडमिल्स लगी हुई हैं। ठीक है जी। अब 2 ट्रेडमिल्स लगी हुई हैं, ठीक है जी। अब से मैं आरडीडी में पढ़ाता हूँ, मेरा मेरा रूटीन बिजनेस क्या है? टीचिंग करना। अब सर वो ट्रेडमिल खरीदी थी, दोनों दोनों ट्रेडमिल्स ऐसी पड़ी हुई हैं। जब खरीदी थी, एक बेगम ने खरीदी, भाई मैं तो एक्सरसाइज करूंगी ऊपर,
थोड़ा मैं अपना वजन कम करना है। एक को खरीद वाली दूसरे ने क्यों खरीदी? क्योंकि पहले ने खरीदी थी। ठीक है जी, कंपटीशन होता है ना, एक को जो चीज लेके दी दूसरे को भी लेके देनी है, तो ये जरूरी है। हाँ सर, ये अल्लाह का हुक्म है। क्या आपने दोनों में क्या करना है? एक बुजुर्ग ने 2 शादियां की और तहैया किया कि मैं दोनों में बराबरी करूंगा। तो जब वो तरबूज भी लेकर आते थे तो दरमियान से काटते थे। 2 तरबूज लेके ना, दोनों को दरमियान से काटा, आधा आधा और आधा आधा बांट दिया। ये नहीं किया कि एक एक दोनों को बांटा। क्यों? वेरी गुड। एक मीठा निकले, एक मीठा ना निकले तो गुना। अब पूरी जिंदगी वो बैलेंस करके चलता रहा, हिसाब किताब सही रहा। दोनों बेगमात का एक ही दिन इंतकाल हो गया। अब उन्होंने कहा भाई मैं जनाजा निकालूंगा, जिसका पहले निकालूंगा वो मतलब जिसका सेकंड टाइम दूसरे दफा निकलेगा, यानी घर से दोनों जनाजा निकालने। तो उन्होंने कहा जिसका बाद में निकलेगा उसका दर्जा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उस बंदे ने क्या किया, जल्दी जल्दी एक नया दरवाजा बना दिया घर में कि दोनों के जनाजे भी साथ निकले, अल्लाह मुझे इसके लिए भी ना पकड़े। दोनों के जनाजे साथ निकले, 7 दफन हुए। बंदा आया, कह रहा है अल्लाह बस हिसाब हो गया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, दोनों को बराबर टाइम दिया, बराबर सारी चीजें दी, बस या अल्लाह अब क़यामत के दिन मेरा खाता जो है ना जीरो। सोया ख्वाब में पहली बीवी आ गई, मैं आपसे बहुत नाराज हूं और अल्लाह के आपको पकड़वाऊंगी। बंदे ने कहा भाई सारा खाना पीना सब चीजें, पहनना पहनावा, पैसे वैसे सब बराबर, दोनों को साथ नहीं। आपने मुझे पुराने दरवाजे से निकाला, उसको नए दरवाजे से क्यों निकाला है? तो बराबरी किसी का बाप भी नहीं कर सकता। ठीक है जी, वाकई मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई। ठीक है जी। अच्छा जरा और सुनो दोस्त, अब बताओ रूटीन एक्टिविटी से क्या जनरेट होता है? मेरा काम टमाटर बेचना है, टमाटर बेचने से जो रेवेन्यू आ रहा है, जो पैसे आ रहे हैं वो क्या रेवेन्यू है। सर मैं मिसाल के तौर पर टमाटर बेचता हूं और एक बंदा आया, उसने कहा ये जो तोल है, वजन है, ये बेचोगे? मैंने कहा यार मैंने 500 रुपए का लिया। उसने कहा 600 का बेचोगे? मैंने कहा यार ले ले 500 का, मैं जाके दोबारा ले लूंगा। मैं तोल बेच दिया। तो मुझे बताओ ये क्या है? सर ठेला बेच दिया मैंने, नॉन रूटीन एक्टिविटीज। सर टमाटर बेचे दो। अब सुनो, अब दोस्त सुनो अच्छे तरीके से, मैं पहले फोकस करूंगा इस पे, ये आसान है, फिर मैं लेके आऊंगा पिक्चर में इसको। तैयार हो? सवाल दूं एक? अच्छा जी, अदर एक्टिविटीज में लॉस हो तो गेन के साथ दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? लॉस। ठीक है जी, गेन का यानी जो वो है, क्या कहते हैं उसको, अपोजिट है वो लॉस है। ठीक है जी, अब सुनो जरा एक अच्छे तरीके से एक चीज सुनना। सर बताएं सर, मालिक ने केस 1 इक्वेशन 1, सर मेरे पास ओनर इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन द बिजनेस। हाँ जी, बताएं मेरे पास इस तरफ मौजूद है एसेट्स, उस तरफ मौजूद है क्या चीज? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ऐसा तो बताओ मेरे पास कौन सा एसेट आया? कैश आया मेरे बच्चों, कितना? 1 लाख। और दूसरी तरफ कैपिटल आया कितने का? बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस। फिर प्रॉफिट क्या होता है विनेश, मैंने नहीं बताया ना, मैंने अभी तक आपको प्रॉफिट बताया ना मैंने आपको इनकम बताया। मैंने सिर्फ आपको 2 टर्म सिखाई, कौन सी? रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम रूटीन एक्टिविटीज और गेन इज जनरेटेड फ्रॉम नॉन रूटीन एक्टिविटीज। ऐसा सर इसी में ट्रांजैक्शन टू परचेज्ड इन्वेंट्री स्टॉक गुड्स और मर्चेंडाइज, ये एक ही नाम है किस चीज के? जो चीज आप बेचने के लिए खरीदते हो उसके लिए एक ही नाम है। ऐसा फ्रूट बेचने वाले के लिए इन्वेंट्री क्या है? फ्रूट है। सर जो कलर के डब्बे बेचता है सर, इसके लिए इन्वेंट्री क्या है? सर कलर के। सर जो होटल वाला है उसके लिए इन्वेंट्री क्या है? सालन और रोटी है। ऐसा कोल्ड ड्रिंक्स हैं और बहुत सारी चीजें। ऐसा तो सर इन्वेंट्री का मतलब जो चीज आपने किसके लिए खरीदी हो? रीसेल के लिए। किसके लिए? रीसेल के लिए। ऐसा अब बताएं सर, हमारे पास हमने इन्वेंट्री खरीदी ₹40,000 की। बताओ हमारे पास अब इक्वेशन की क्या सूरत रहेगी? अब हमारे पास कैश के साथ साथ क्या आ जाएगा? सर स्टॉक आ जाएगा।
कितने का भाई कैश? 60,000 का रह गया, क्योंकि हमने 40,000 की क्या खरीद ली, स्टॉक खरीद लिया। फिर ये बराबर है इसके किस चीज के, कैपिटल के कितना जी, 1 लाख बस। फिर थर्ड सर हमने एक हमने मोटर बाइक खरीदी। क्या खरीदी? एक छोटी सी मोटरसाइकिल खरीद ली हमने कहा यार घरों में डिलीवरीज करके आएंगे गुड्स बेचते हुए, तो हमने एक मोटरसाइकिल खरीद ली। अब बताओ जी, अक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? परचेस करना। क्या चीज? परचेस करने का मतलब क्या होता है? खरीदना। ठीक है जी भाई, अंग्रेजी अगर किसी को नहीं समझ आए आपने उसी वक्त पूछना है, शर्माना नहीं है। मैं उर्दू मीडियम से पढ़कर आया था, जब मैंने अपनी पहली इकोनॉमिक्स की क्लास ली वो पढ़ा रही थी डिमांड सप्लाई। हमने क्या पढ़ा था? तलब रसद, है ना? डिमांड इज तलब, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक। आप मजाक नहीं समझो, मैं वाकई बता रहा हूं। तलब की लचक का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कानून अफादा तखलील मुख्ततम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो उर्दू में पढ़कर आए थे। वहां शुरू हुआ अंग्रेजी, हमने कहा ये क्या है भाई, फिर आराम आराम से चीजों को समझा। ठीक है जी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ सर, आज इकोनॉमिक्स में अकाउंटिंग में किसी का बाप सामने नहीं खड़ा रह सकता। तो ये नहीं कि आपने स्टार्ट कहीं से लिया तो आपने उसको मतलब सप्लीमेंट करना है, आपने चीजें पढ़नी है, समझनी है। जो नई चीज समझ आए वो क्या करना है, पूछना है। भाई मैं तो पेपर में भी लोगों से पूछ रहा होता था, पेपर में आया मिलियन, मुझे पता नहीं था मिलियन क्या होता है, बराबर लड़के से मैंने पूछ लिया। मैंने कहा मिलियन में कितने जीरो होते हैं? उसने इधर उधर देख के कहा 6। बचत हो गई, नहीं तो पूरे पेपर के जो लेसन लग जाते। कर लिया मैंने काम। तो जहां आपको समझना है आपने पूछना है। ठीक है जी, पेपर में नहीं पूछ लेना, वाकई में लटका दोगे किसी से। जी जनाब, अक्वायर्ड अ मोटर बाइक कितने की आती है सर? 70 चाहिए भाई। हाँ, 70 महंगी हो गई। हाँ, 25 रुपए की सर हमने क्या खरीद ली, मोटर बाइक खरीद ली। अब बताओ कैश कितना जी? 60,000 ना सर, क्या हो गया, नशे में क्या आप? कितना जी? 35,000। फिर स्टॉक कितना जी? साथ में क्या खरीद लिया हमने? फर्नीचर नहीं भाई, मोटरसाइकिल। फर्नीचर वो होता है जो एक जगह खड़ा रहता है, बाइक घूमी ठीक है। हाँ जी, कितने की? 25,000 की। बताओ हमारे पास कैपिटल कितने का आया था? 1 लाख का। ऐसा, अब सुनो जरा, चौथी चीज अच्छे तरीके से एक चीज समझना, अच्छे तरीके से एक चीज समझना। 100 रुपए लेके मैं घर से निकलूं, गौर से सुनो, 100 रुपए लेके मैं घर से निकला, 100 रुपए के खरीदे टमाटर, 120 में बेच दिए। कितने में बेच दिए? घर वापस कितने लेके जा रहा हूं? 120 लेके जा रहा हूँ। अम्मा के पास गया, मैंने कहा ये अम्मा 120 रुपए। अम्मा ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी हुई थी। अम्मा ने कहा था कैपिटल 100, घर से लेके गए थे, वापस भी कितने आने चाहिए? अम्मा ने जूते मारना शुरू कर दिए कि 20 रुपए कहां से लाया, चोरी किए? नहीं भाई, उधार लिया? नहीं नहीं, कमा के लाया हूं, गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अम्मा ने कहा अच्छा, उससे क्या होता है? मैंने कहा अम्मा, जब प्रॉफिट होता है, गेन होता है, कैपिटल बढ़ जाता है। मालिक कहता है 100 लेके गया था, माशाल्लाह अब 200 हो चुके हैं। तो कैपिटल क्या होता है, वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। ऐसा। अब बताओ सर, मैं अगर आपसे ये पूछूं, ये जो मोटर बाइक है सर, वो बिजनेस के लिए थोड़ी ली है बाइक, अपने लिए खरीदी है? नहीं भाई, बिजनेस के लिए खरीदी है। अपने लिए क्यों खरीदूंगा मैं? सर ये बाइक का बिजनेस में क्या काम है? मिसाल के तौर मिसाल के तौर पर सर, मैं ये दूध बेचता हूँ, लोगों के घरों में दूध पहुंचा के आता हूँ, तो दूध में क्या करता हूँ, मोटरसाइकिल पे लेके जाता हूँ, ऐसा, तो लोगों के घरों में दे के आता हूँ। तो मोटरसाइकिल मेरे किस काम के लिए आ रही है, मेरे जाती काम के लिए या बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए ना, दोनों काम कौन से भाई? अच्छा वेरी गुड, कभी घर जाना होगा तो ऑफिस के लिए। अच्छा ये बात सुनो, ये इतनी इतनी छोटी छोटी चीजों की अकाउंटिंग नहीं होती है। कंपनी ने एक कार दी सीएफओ को, सीएफओ कभी खुद मतलब कंपनी आ रहा है, कभी घर वालों को लेके जा रहा है, कभी औरों को लेके जा रहा है, औरों को मतलब दोस्तों यारों को। ठीक है जी, ये जो हंसी आती है ना बीच में किसी हरामखोर को, इसको अपनी कोई चीज याद आ जाती है। ठीक है,
मैं अभी थोड़े टाइम पहले कब्रिस्तान गया, मेरी वालिदा की कब्र पे एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं बराबर में। मैं जाके खड़ा हो गया, मुझे देख रहे हैं, मैंने कहा जी, मुझे कह रहे जी फरमाए। मैंने कहा आप लोग यहाँ बैठे हैं? कहते हैं कब्र है हमारे रिश्तेदार की। अच्छा, मैंने कहा मेरी माँ की कब्र है। कहता ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कब्रिस्तान नहीं छोड़ा मनुष्य तुम लोग, कब्रिस्तान नहीं छोड़ा है। अल्लाह की कसम यार, तुम लोग को दाद देनी चाहिए यार। हाँ जी, अस्तगफिरुल्लाह, वाकई। अच्छा जी, अब बताओ, मोटरसाइकिल में लाता ले जाता था। अब सुनो, एक बंदे को मोटरसाइकिल पसंद आ गई, उसने कहा ये बाइक बेचेंगे आप? मैंने कहा बिल्कुल बेचूंगा, बिल्कुल बेचूंगा। कितने के? मैंने कहा 30,000 का। कितने का खरीदा? कितने का? ये 25 का। बेचूं तो कितने मिलेंगे? अब बताओ वो अकाउंटिंग इक्वेशन में बैठेगी कैसे बात? अच्छा सुनो सुनो, हमारे पास गौर से सुनना, कैश है, फिर स्टॉक है, और मोटर बाइक है। खैर खैर 2 मिनट। अच्छा बताओ, स्टॉक तो अनचेंज रहेगा ना इस ट्रांजेक्शन पे? कैश कितना हो जाएगा? 35,000 है, 30 और आ जाएगा। 35 अभी पड़े में और बाइक बेच के 30 और आ जाएंगे। तो कैसे सर 65 कैसे आया? बेटा हमारे पास 35 पड़े में, ये मोटरसाइकिल हमने बेची, कितने मिले इसमें? 30 मिले, तो 30 ऐड करें तो कितने हो जाएंगे? ओके बिल्कुल सही सर, 65। अब बताओ मोटर बाइक कितने की आनी चाहिए? चली गई मोटरसाइकिल, ऐसा? कैश बढ़ गया, मोटरसाइकिल चली गई, ऐसा? अब बताओ सर दूसरी साइड पे कैपिटल कितने का? 1 लाख। 1 लाख, ऐसा ना? आपको नहीं लगता कैपिटल के साथ क्या आना चाहिए? गेन कितने का? अच्छा, ये गेन जो है ना कैपिटल का पार्ट है। किसका पार्ट है? आज कोई पूछे कि भाई आपका कैपिटल कितना है, मैं कहूंगा यार ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख था, 5,000 का हमने गेन कमाया, तो हमारा टोटल कैपिटल कितना हो गया? 1,05,000, ऐसा है? अब बताओ गेन, गेन है क्या? नॉन रूटीन एक्टिविटीज से कमाया गया मुनाफा क्या है? गेन है। नॉन रूटीन एक्टिविटीज से कमाया गया मुनाफा क्या है? गेन है। और सर गेन क्या करेगा? कैपिटल को बढ़ा देगा, ऐसा है? ये बात बेसिक समझ आ रही है बेटा? किसी को मुश्किल तो नहीं हो रही है? सर अगर भाई 20,000 की बेची तो लॉस हो जाएगा। सैयद लॉस हो जाएगा मेरा बच्चा, लॉस हो जाएगा, तो लॉस कैपिटल को क्या करेगा? कम करेगा, ऐसा है? ये कॉपी कर लो सर, गेन की जगह माइनस कर देते लॉस, ठीक है जी। लॉस से कैपिटल क्या होता है? शामिल हो जाएगा। अब कोई पूछे कैपिटल कितना, मैं कहूंगा 1,05,000, ठीक है ना? प्रोसीड्स को सेल्स भी कह सकते हैं। आमतौर पे सेल्स रूटीन एक्टिविटीज के लिए वर्ड यूज होता है, इसीलिए मैंने शुरू से जो है प्रोसीड्स नॉन रूटीन एक्टिविटीज जी। और कुछ लोग ऐसे आरामखोर होते हैं, कहते हैं सेल प्रोसीड्स, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह भाई कशफ, थैंक यू। ऊपर से शो करें। यार किसी ने रूट कनाल करवाया? एक ने भी नहीं कराया यार, मैंने परसों करवाया, तकलीफ बहुत हो रही है। विनेश थैंक यू बेटा। अम्मी ने करवाया, अम्मी से पूछ नहीं सकता ना बेटा जी। यार 1 मिनट, एक बच्चे का सवाल सुनने दो जी। मेरा बच्चा बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई मसला, सुकून से पूछो। जो कैपिटल से नहीं, मैंने ये कभी भी नहीं कहा, मैंने कहा सारे एसेट्स कैपिटल से आता है, स्टॉक इज वन ऑफ देम। कौन सी? अच्छा देखो, मोटर बाइक क्या स्टॉक खरीदना बेचना हमारा बिजनेस है? अगर बिजनेस नहीं है ना तो मोटर बाइक अलग से आएगी, और अगर मोटर बाइक खरीदना और बेचना हमारा बिजनेस है तो फिर वो हमारे लिए स्टॉक है, ठीक है जी। जैसे सामने जो है वो एक दुकान है जिसमें वो समोसे बेच रहा होता है, तो समोसे उसके लिए क्या है? स्टॉक है, ठीक है जी। उसके लिए वो स्टॉक है। उसके बाद जो साइकिल खड़ी हुई है उसके पास वो स्टॉक नहीं। साइकिल बेचने वाले के लिए साइकिल क्या है? उसकी दुकान में जो एसी लगा हुआ है वो स्टॉक नहीं है। एसी बेचने के वाले के लिए एसी क्या है? स्टॉक है। सर उसके पास जो गाड़ी बाहर खड़ी है वो स्टॉक
नहीं है सर, बार या होंडा का शोरूम है, होंडा वाले गाड़ियां बेचते हैं, उसके लिए गाड़ी क्या है सर? सर उसके पास एक ना एक कचरे का ड्रम पड़ा है जिसमें कचरा फेंकते हैं, वो क्या है? वो स्टॉक नहीं है ऐसा। तो याद रखना, वो चीज जो आप खरीदते बेचते हो वो हमारे लिए स्टॉक के नाम पे आएगी, ठीक है जी। जी एक बच्चे ने एक सर डिस्कनेक्ट हो गया था, 65,000 वाली बात रिपीट कर दे। अक्सर हमारे पास 30,000 रुपए का 35,000 रुपए का कैश पड़ा था, हमने मोटर बाइक 25,000 की खरीदी थी, वो हमने 30 में बेच दी, तो हमारा कैश बढ़ के 65,000 हो गया, ठीक है जी। अच्छा बाइक को क्या नाम दें, गौर से सुनो, एक नाम देंगे हम बाइक को, गौर से सुनो, सारी चीजें बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप बाजीज। भाई एक चीज देखो, एक चीज ये मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोगों से, ठीक है ना? भरमबाजियां नहीं कि मेरी क्लास में ये नहीं होना चाहिए, मैं टांगे तोड़ देता हूं, नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोगों से, जब हम पढ़ रहे हो ना उस वक्त कोई बात नहीं करें, ठीक है? ताकि लर्निंग प्रोसेस सबके लिए क्या रहा है, ऐसा रहे कि यार लोग सीखने वाले ना पढ़ने वाले सीखें। बातें करो, जब मैं आपसे कहूँ ना कॉपी करो तो आप बातें करो, लेकिन बातें भी ऐसे करो बराबर वाले को ही सुनाई दे, ठीक है ना? वो बाज़ औक़ात जज्बात में आके आर्गुमेंट में लोग इतनी जोर से बात कर रहे होते हैं कि वो कोने वाला भी सुन रहा होता है, ठीक है जी? ऐसे नहीं करना, ठीक है जी? अच्छा मेरी क्लास में आप सारी चीजें खा पी सकते हैं जो अपने माँ बाप के सामने खा पी सकते हैं, ठीक है जी? सर मेरे अब्बा और मैं तो मिलके चरस पीते हैं, ठीक है ना? तो मैं वो कर सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब आम तौर पे मैंने कहा है, ठीक है जी? बड़े हम आगे दोस्त, ना ना बेटा, बहुत डिफरेंट। कैपिटल का मतलब मालिक कितने पैसे लाया, मालिक जो चीज लाया कैपिटल, ठीक है जी? मिसाल के तौर पर जब ARTT शुरू हो रहा था तो मैंने 15,000 कंट्रीब्यूट किए, तारिक साहब ने 15,000 कंट्रीब्यूट किए, और मैं घर से एक चारपाई भी ले आया, तो मैंने कैपिटल में कितनी चीजें इंट्रोड्यूस की? 2। उन्होंने क्या किया, 15,000 रुपए कैश लेके आए, एक बिस्तर लेके आ गए, उन्होंने भी क्या किया? तो कैपिटल का मतलब मालिक जो चीज घर से ला रहा है वो कैपिटल है, चाहे वो कैश ला रहा है चाहे कुछ भी ला रहा है, ठीक है जी? प्रोसीड्स का मतलब जब आप एक चीज को बेचते हो उससे क्या पैसे आपको मिल रहे हैं, वो प्रोसीड्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये कीबोर्ड अगर मैं बेचूं, अभी ये कीबोर्ड खरीदना बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, अगर मैं बेचूं और से मिसाल के तौर पर 500 रुपए इसके मिल जाए, तो 500 रुपए को मैं क्या कहूंगा? प्रोसीड्स कहूंगा। दोनों बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है ना? कैपिटल का मतलब मालिक बिजनेस में कितने पैसे लेके आया, प्रोसीड्स का मतलब जब आप किसी चीज को बेचोगे तो उससे जो पैसे मिलेंगे वो प्रोसीड्स है। अच्छा अब मुझे बताओ ये मैंने कितने की बेची? 500 की। 500 क्या हो गई? प्रोसीड्स हो गई। क्या हो गई? अच्छा ये मैंने खरीदी थी 400 की, अब 100 रुपए क्या हो गया? गेन हो गया। तो प्रोसीड्स में से कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या बचेगा? गेन। क्लियर हो गया? अच्छा जी सर, अगर शोरूम वाला अपने यूज की कार सेल करे तो वो इन्वेंट्री नहीं है। ARTT खोलते वक्त पैसे नहीं थे, लेकिन जो 2 लाख सैलरी थी उसमें सेविंग नहीं की थी क्या? और भाई सीधी सी बात है, कुर्सी हमने अपने खालू से थोड़ी ली थी, पैसे दे के ली थी ना। जब आप कोई जगह किराए पे लेते हो तो आप उसको 6 महीने का एडवांस देना पड़ता है, ऐसा है कि नहीं? ऐसा होता है ना, अक्सर लोग शादी के चक्कर में घर किराए पे ले लेते हैं, 6 महीने एडवांस दे देते हैं, बाद में पता चला शादी कैंसिल हो गई। अब वो 6 महीने का एडवांस भी फंस गया, बेगम भी फंस गई। ऐसा होता है ना, ऐसा बहुत हुआ इस दफा। हमारे एक दोस्त की शादी 4 दफा कैंसिल हुई, ठीक है ना? 4 दफा शादी की डेट रखी, मसला, शादी की डेट रखी, मसला। अभी 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 मैं आपको मतलब लेटेस्ट वो बता रहा हूँ स्टैट्स, 18 अप्रैल को उसने शादी रखी है, और मुझे यकीन है कि लॉकडाउन लगा हुआ होगा। उसको मैंने बहुत अच्छा मशवरा दिया, मैंने कहा मस्जिद में जा, निकाह कर, घर ले जा, ठीक है जी? नहीं तो कुछ नहीं होना, ठीक है जी? सवाल था मेरा, बाइक को क्या कहें? अच्छा भाई एक बच्चा पूछ रहा है, अगर स्टॉक आपने नाम दे दिया जनरल चीजों को, बाइक को हम आगे एक नाम देंगे, एक नाम सारे एसेट्स को जो इन्वेंटरी के अलावा कंपनी के पास पड़े होते हैं ना, उनका एक नाम होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है ना? मैं अभी कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहा। आप मोटरसाइकिल खरीदो, उसको क्या नाम दे दो? मोटरसाइकिल। सर अगर मैं होंडा की मोटरसाइकिल खरीदूं और यूनिक की भी खरीदूं तो दोनों को एक नाम दे दो, क्या चीज? मोटर बाइक्स। ऐसा सर अगर मैं गाड़ी भी खरीद लूं, अब आप चाहो तो तीनों को एक नाम दे दो, व्हीकल्स। यह भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है जी? लेकिन अभी जो चीज खरीद रहे हो उसको
वही नाम दे दो, ठीक है जी। स्टॉक्स बेच के रेवेन्यू आता है, बिल्कुल बिल्कुल सैफ अली, बिल्कुल जी जनाब। देखो यार, इसी क्लास में आपको एसेट्स गिनवा दूं। जो बिजली से चलने वाले एसेट्स क्या हैं, वो क्या है? इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ठीक है जी। जो दीवार में इस वक्त गड़े हुए, जैसे खिड़की गड़ी हुई है, जैसे ये बोर्ड गड़ा हुआ है, ये क्या है? फिक्सचर्स। क्या ये? फिक्सचर। जो यहाँ पड़ी हुई है चीजें, ये रोस्ट्रम है, ये टेबल है, चेयर्स वगैरह है, तुम्हारी चेयर्स, ये क्या है? फर्नीचर है। ऐसा ये जो तारें लगी हुई है सारी, ये क्या है? फिक्सचर्स। जो दीवार में गड़ी हुई है उसको हम क्या कहेंगे? और सिर्फ जमीन में गड़ी हुई हो एक ही बात है, छत में गड़ी हुई हो एक ही बात है, ठीक है ना। बस ऐसे हो कि गड़ी हुई है, वो फिक्सचर्स कहलाती है, ठीक है। सर वो बटन क्या है? वो फिक्सचर्स हैं। सर वो स्पीकर क्या है? वो फिक्सचर्स है या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है? अब ये सब्जेक्टिव है, आपने दोनों में से उसको कोई भी नाम देना, आप दे सकते हैं, ठीक है, कोई मसले वाली बात जी। और कोई सवाल? एक ही बात है, बिल्कुल पीपीएम फिक्सचर्स भी है, ठीक है। तुम लोगों ने थोड़ा ज्यादा पढ़ा। मोटरसाइकिल को क्या नाम दूं? मोटरसाइकिल। अल्लाह की कसम, और कुछ भी नहीं। रेवेन्यू भी कैपिटल का पार्ट होता है। मैंने नहीं पढ़ाया, अभी नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। थोड़ा सा रुक जाओ, आस्ते आस्ते लेकर आ रहा हूँ। हाँ जी, मोटरसाइकिल को नाम देना है मोटरसाइकिल, ठीक है जी। सर अगर मोटर बाइक कह दें तो कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस नहीं बताया मैंने अभी तक। आराम आराम से, ठीक है जी, आराम आराम से चीजें आप देखो, सुकून से लेके चलेंगे। जब मुझे चीजों को जितना पढ़ाना ना, उतना पढ़ा के मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, फिर पुरानी चीजें कनेक्ट करता जाऊंगा। तो एक रूल हमारी क्लास में चलता रहेगा। सबसे रिक्वेस्ट है, जो थोड़ा ज्यादा पढ़े हुए, जो कम पढ़े हुए, एक उसूल, सामान से आगे नहीं भागना है, ठीक है जी। मतलब आपने यानी पूरे काफिले को साथ लेके चलना है, ठीक है जी। सामान चल रहा है, वो गधा जो है वो उससे आगे भाग रहा है, सामान पीछे रह गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अभी जो हंस रहे हैं हरामखोर, अगर हम अपनी चीज सेल कर रहे हैं और हमारा बिजनेस भी उसी चीज का है तो वो गेन होगा। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। गाड़ियां बेचना हमारा बिजनेस भी है। एक गाड़ी मेरे अपने पर्सनल यूज में, सुबह शाम जो है मैं घर वालों को लाता ले जाता हूँ। अब मुझे लगा कि यार ये गाड़ी छोटी पड़ रही है, घर वाले ज्यादा हो गए, फैमिली फैल रही है, मुझे चाहिए एक बड़ी गाड़ी। तो अब मैं गाड़ी बेचूंगा, ये इन्वेंटरी नहीं है, ठीक है जी। नहीं, अभी आगे हम सीखेंगे यार, रूटीन एक्टिविटीज का मतलब होता है कि हम एक चीज रेगुलर बेसिस पे बेचते खरीद। अपनी इस्तेमाल की चीज बेचना रूटीन एक्टिविटी नहीं है, ठीक है जी। सर मैं अगर एक समोसा खा रहा था, मैंने खरीद लिया, मैं उसको देखा, मैं समोसा बेचता हूँ, मैंने किसी और, ये वाले सवाल कोई नहीं पूछेगा। एक से मैंने पूछा, एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर एसेट्स क्या होते हैं? मैंने कहा जो कंपनी की मिल्कियत है, जो कंपनी जिसकी ओनर है, वो एसेट्स हैं। तो फिर मैंने बताया टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो नजर आ रहे होते हैं, जिनको आप छू सकते हो। इनटेंजिबल्स वो होते हैं जो जिनको आप छू नहीं सकते। तो बच्चे ने कहा चांद सर टेंजिबल है इनटेंजिबल है? हाँ जी, तो चांद क्या हमारे बाप का एसेट है? अल्लाह के वास्ते ये वाले सवाल नहीं करने, ठीक है ना। ये लॉ में अक्सर करते हैं बच्चे। ये मैं आपको बताऊं यार, एक बच्चे ने पूरे केस स्टडी बनाई, हम सुनते रहे, मैं बैठ के, स्टूडेंट था मैं, सवाल पूछे जा रहे को 3 मिनट तक तहमीज बांधी। लॉस में सवाल ये था कि जो अग्रीव पार्टी है केस लड़ने, वो आएगी। ये नहीं कि मैंने इसका गम देखा, मैंने इसको देखा इससे बेवफाई की है, मैं कोर्ट चला गया, मैंने कहा इसने इसके साथ बेवफाई की है। तो कोर्ट ने क्या कहा, आपका क्या काम, जिसके साथ हुआ है उसको लेके आओ। मैंने कहा वो इस पोजीशन में नहीं है, ठीक है ना। तो अब कोर्ट क्या कहता है, एक्यूज पार्टी को लेके आओ, जिसको जिसको मसला है भाई, जिसको इशू है उसको लेके आओ, जो अग्रीव पार्टी है सॉरी उसको लेके आओ। तो अब मैं क्यों, बच्चे ने सवाल पूछना शुरू किया, सर वो हमारे गांव में ना एक दिन एक मरतबा हुआ ये कि एक भैंस की आंख ना खराब हो गई। मैंने कहा अच्छा, सुनने में इंटरेस्टिंग। तो जो भैंस का ओनर है ना, उसने उसके आंखों में ना लेंस डाल दिया कि इसको नजर आए। तो सर हुआ ये कि एक रात ना उसका लेंस चोरी हो गया। तो अभी कोर्ट कौन जाएगा, तो मालिक जाएगा या भैंस जाएगी? अल्लाह के वास्ते ऐसे फजूल सवाल नहीं करना, ठीक है ना। अभी लीज यार नहीं पता, सन 2 मिनट रुक जा मेरी जान, आगे हमने सासीब 2 मिनट रुक जा, हैं तो बच्चा लीज तक भी पहुंच गया, रुक जाओ। तो भाई ये वाले सवाल अच्छा आए जहन में। मैं अपने टीचर से पूछता था कि जो कुत्ते के बिस्किट आते हैं वो किस काम के, वो मतलब उसकी अकाउंटिंग क्या, तो सिखाते थे, बुरा नहीं मानते थे।
आप पूछो, लेकिन फिर पता है ऐसे क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स देन यू रिमेन आउट ऑफ द बॉक्स, फिर आपकी आदत बन जाती है। फिर आप सोचते हो ऐसा सवाल पूछो जो पूरी क्लास बोले वाह भाई वाह यार, इसका जहन तो चलता है भाई, बाकी और को चले ना चले, ठीक है ना, जहन चलता है इसका, ये नहीं करना, ठीक है जी। तो कैपिटल से इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज खरीदी है तो देखो बेटा, मैं पर्सनल यूज के लिए कोई चीज खरीदूं मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है। मैंने आपको पहली चीज क्या कही थी, जो ट्रांजैक्शंस मैं घर पे कर रहा हूं, मैं अपनी बेटी को सर गोल्ड की एक चेन गिफ्ट कर दी, मैं अकाउंटेंट आके पूछ रहा है इसकी क्या एंट्री पास करूं, इसकी कोई एंट्री पास क्यों, घर अलग कारोबार अलग जी। नहीं नहीं, मैं पैसे भी घर पे अपने जेब से, जो मेरे जेब का पैसे है ना, मैं वो लेके गया था, बिजनेस से नहीं लेके गया था। शाम में मैंने आपको बताया ना गली के कोने पे मैं चर्च बेचता हूँ, ठीक है ना, और ये मेरा अलग बिजनेस है, इसका कोई ताल्लुक मेरे ARTT की टीचिंग से नहीं है, ऐसे ही शुगल में जमीन से मिल गए थे पैसे, ठीक है जी। जो बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज है उसको आपने देखना है, जो बिजनेस के बाहर है। अच्छा, बड़े एक स्टेप आगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, मेरे एक अपना घर है, एक जाती घर है, वो मैंने बेच दिया, इसका मेरे बिजनेस से कोई ताल्लुक है? नहीं सर। सर मेरा जाती घर है, उसमें मेरा बिजनेस चल रहा था, मैंने उसको बिजनेस के लिए जो है वो सर वो मतलब वक्फ कर दिया था कि मैं बिजनेस चलाऊंगा इसमें, अब वो एसेट बिजनेस का हो गया, अब बेचूंगा तो बिजनेस अफेक्ट होगा। थोड़ा सा चीजों को आगे जाने दो, ठीक है जी। यहीं से खड़े होके जो है कटी पहाड़ी से आपने लांडी भी देखना, ये भी देखना, रुक जाओ, नीचे उतरो, बस में बैठो, आराम आराम से चलते, रुक जाओ सुकून से जी। बड़े हम आगे, क्या टाइम हो गया हमारे पास, समय समाप्ति की घोषणा। अच्छा जी यार, देखो मैं दो चीजें बोल के ना क्लास खत्म करूंगा। एक तो सबसे पहली चीज देखो, मैं और मेरे साथ जो दो टीचर्स हैं वो ये सोच के अकाउंटिंग नहीं पढ़ाएंगे कि आपने खाली आईए का पेपर देना, ठीक है जी। क्योंकि अक्सर और बेशतर ये होता है कि यहाँ क्लास शुरू हुई, वहां पास पेपर बच्चे को हाथ में पकड़ाया और सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब कुछ बच्चे बहुत स्पीड से आगे जा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड है, जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो मुंह देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्लास खत्म होगी तो इंशाल्लाह मैं खुद पढ़ूंगा बैठ के, तो फिर क्लास लेने का कोई फायदा नहीं, ठीक है जी। मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा तुम्हें कि पेपर तो तुम्हें पास करवाना है, लेकिन जो आगे के अकाउंटिंग के पेपर्स आ रहे हैं उनके लिए तुम्हें ज़हनी तौर पे तैयार भी करना, ठीक है जी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि भाई ये कोई एक तकब्बुर नहीं है, लेकिन एक क्लेम है, जितना तुम्हें पढ़ाया जाएगा ना पूरी मार्केट में किसी का बाप भी ना तुम्हें उतना टाइम देगा और ना तुम्हें उतनी कन्विक्शन से पढ़ाएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ एक चीज जो मतलब मेरे पार्ट पे जो है वो होगा, वो ये होगा, मैं तुम लोगों से कुछ एक्सपेक्ट ये करूंगा कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना वो घर जाके तुम देख के आ रहे हो, इतना मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट करूं, और तुम लोग इस पे अगर चल पड़ो ना कि जो चीज क्लास में पढ़ा दी आपने घर जाके देख ली, ठीक है जी, 2 दिन बाद मैंने पूछी तो याद नहीं आ रही, ऐसा सीन नहीं हो तो बहुत अच्छा चलेगा साथ, ठीक है जी। एवरेज आईए का रिजल्ट मैं आपको बता दूं, ARTT का जनरली रिजल्ट रहा है कोई 70-80%, लेकिन उसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है बच्चों का होता है, टीचर का काम होता है आपको गाइड करना, आगे लेके चलना। फिर मैं आपको बता दूं, मैं विजन लेके चल रहा हूं, मैं पढ़ाता हूँ CA फाइनल को भी, ठीक है ना, CA फाइनल में जो आखिरी पेपर है ना अकाउंटिंग का, वो भी मैं पढ़ाता हूँ, एक पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बच्चा होता भी मेरे पास ही, ठीक है। तो मैं तुम्हारा ना ब्रॉटअप जो तुम्हारा जहन का डेवलपमेंट है ना उसके हिसाब से करूँ, ये मेरा एम है, ठीक है जी। मैं तुम्हें फिर बता दूं, मैं ये छोटे लेवल पर ना पहले पढ़ाता था, फिर बीच में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन मैं O लेवल्स को भी पढ़ाता हूँ। पहले मुझे जो छोटा बच्चा होता है ना इस पर गुस्सा आता था, किस चीज के ऊपर, आप उसको 15 दफा एक चीज पढ़ाओ ना, 16वीं दफा फिर आपको दोबारा पढ़ानी पड़ती है, फिर उसको एग्जामिनर भी पढ़ाता है, एग्जामिनर के पास जाता है, वो कहता है यार ये कुछ समझ नहीं आ रहा, एग्जामिनर कहता है वापस आ जाना बेटा सीख के, लेकिन नहीं, O लेवल्स मैंने पढ़ाया ना, आप लोग मुझे अच्छे लगने लग गए, लास्ट बैच मैंने पढ़ा, बड़े दिल से मैंने पढ़ा, क्यों, O लेवल्स पढ़ा के मुझे अंदाजा हुआ कि यार तुम लोग कितने अच्छे हो। O लेवल्स के बच्चे तो यार मतलब ये वो बच्चे हैं जो पेशावर में पैदा होते तो मार दिए जाते, कुछ भी उनको पढ़ा दो वो माँ की कसम खा गया होता, नहीं पढ़ना, पढ़ना ही नहीं है, कुछ भी कर लो। उनको पढ़ाने के बाद ना मुझे बड़ा मजा आता है अब तुम लोगों को पढ़ा के, क्योंकि तुम लोग में माशाल्लाह एक चीज है कि एक रिसेप्टिव है कि वो मतलब पूछते हो, सवाल वाल पूछते हो, ठीक है जी। अच्छा भाई मेरे साथ जो है वो काशिफ और अली होंगे। अच्छा सीन ऐसे होगा कुछ के कुछ टॉपिक्स जो है वो अली और काशिफ पढ़ाएंगे, कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन होगा ये कि
मतलब जब कोर्स खत्म होगा तो हम एरिया शफल करेंगे। शफल करने का मतलब कुछ एरिया आपने मुझसे पढ़े होंगे, उसके रिवीजन काशिफ कराएगा, कुछ काशिफ से पढ़े होंगे, वो यानी आपका इफेक्टिवली एक नहीं 2 दफा कोर्स रिवाइज होगा। ठीक है जी, और बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज होगा। ये मैंने इसलिए पूरा सेटअप रखा है, इसीलिए बेटा मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। और जो पहला आईए का पेपर होता है ना, अकाउंटिंग का पहला पेपर, वही तकलीफ देता है। उसको आपने, उसमें आपने अपना दिमाग अच्छे से बना लिया ना, अपनी अपनी मतलब अकाउंटिंग का जो एक टेस्ट होता है ना, वो डेवलप कर लिया ना, मैं आपको हल्फिया बता रहा हूँ, FAR1 इससे आधे टाइम में कंप्लीट हो जाता है। फर्क होता है जो ARDD का बच्चा पढ़ा होता है ना और दूसरी जगह से पढ़ गया था, उसमें मैं तुम्हें कसम खा के बता रहा हूँ फर्क होता है। मतलब उसको उसको अकाउंटिंग समझ में आती है, उसको ये पता है कि मैंने जाना किस तरीके से। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला तुम लोगों से मुलाकात रहती है, प्रोसीड्स गेन का पार्ट है। यस सर, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।